ओके, काफ़ी लेट हो गई है तो जल्दी से जितना जल्दी किया जा सकता है इसको कवर करता है। चैप्टर नंबर 3 ही ज़्यादा लंबा है क्योंकि चैप्टर नंबर 4 का अक्सर हिस्सा कट गया। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो सबसे पहले कुछ बातें हैं कि मक्सिंग डीमक्सिंग ट्रांसपोर्ट लेयर का एक काम होता है, और भी कुछ सर्विसेज वो दे सकती है, लेकिन कोई भी प्रोटोकॉल इनमें से देती नहीं है। कुछ सर्विसेज हैं जो टीसीपी दे देता है, यूडीपी वो भी नहीं देता। ये बातें आपको पता ही हैं। मक्सिंग डीमक्सिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ बस। तो बेसिकली यही है कि जब हम सॉकेट प्रोग्रामिंग भी करते थे सी एन लैब वगैरह के अंदर, आपका तो मिड भी हो गया, उसके अंदर ये होता था ना कि आप अगर आपने एक सॉकेट खोल लिया यूडीपी का, तो चाहे जिस भी डेस्टिनेशन से आ रहा हो आपकी ही उसी सॉकेट पे आएगा। वो आपको ये बता देगा कि यहाँ से आया है, लेकिन उसके लिए अलहदा सॉकेट नहीं बनेगा, जबकि टीसीपी के अंदर उसके लिए अलहदा सॉकेट बनाएगा। राइट, हम ये करता था ना। तो ये मक्सिंग डी मक्सिंग के अंदर जो इसके बारे में डिफरेंस है ना यूडीपी और उसके अंदर, वो यही है कि जब ट्रांसपोर्ट लेयर में निचली लेयर से डेटा आता है, तो अगर वो अब डीमक्स कर रहा है, मतलब इसको एक सिग्नल से मैनी सिग्नल्स में बांट रहा है, जहाँ जिस सॉकेट में उसको भेजना है पोर्ट नंबर वगैरह की बेसिस के ऊपर, तो वो क्या कंपेयर करेगा? अगर वो खाली डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर करेगा ना, तो यूडीपी वाले सीन है। अगर वो टीसीपी पे चल रहा है ना, तो वो चारों चीज़ें कंपेयर करेगा। होस्ट का भी देखेगा, होस्ट का लाइक आईपी भी देखेगा, होस्ट की पोर्ट भी देखेगा, और इसी तरह से डेस्टिनेशन के अंदर भी सारा कुछ देख लेगा, सोर्स के और डेस्टिनेशन के लिए। तो इतना कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, बस बिना वजह के इसके ऊपर लाइक उन्होंने कोई 20 स्लाइडें बनाई हुई थी। बहुत सिंपल बात है, लिटरली कुछ भी नहीं है, और इसमें से ज़्यादा एमसीक्यू भी आ जाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। आगे बात आ जाती है यूडीपी और टीसीपी की। पहले यूडीपी की बात कर लेते हैं। यूडीपी का डेटाग्राम इंतहाई मिनिमल होता है, उसमें सिर्फ सोर्स पोर्ट नंबर होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है, लेंथ होती है और कोई चेक सम होता है। आगे फिर डेटा, बस, और कुछ भी नहीं है। तो ये इंतहाई मिनिमल साइज़ का हेडर होता है, कांस्टेंट होता है। टीसीपी का फिर भी डायनामिकली रीसाइज हो सकता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑप्शंस की फील्ड आ जाती हैं। लेकिन इसके अंदर आपको पता है कोई गारंटीज़ नहीं है, कोई फ्लो कंट्रोल नहीं है, कोई कंजेशन कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये फास्ट है। ठीक है, इसी तरह से कनेक्शनलेस वगैरह ये आपको बातें पता ही हैं। तो अब काम की बात पे आते हैं, इंटरनेट चेकसम के। इसके अंदर सबसे पहले ना हम 16 बिट पार्टीशंस में बांटते हैं। अगर उन्होंने स्पेसिफाई ना किया हो आपने हमेशा डेटा को 16 बिट पार्टीशंस में बांटना है, लेकिन अगर उन्होंने लाइक प्रेजेंट किया हुआ है 8 बिट के लाइक चंक्स के अंदर, तो आप अस्यूम कर लो कि 8 है, क्योंकि मैंने जब 16 बिट किया था उसके अंदर मार्क्स काटे हुए थे सर ने। इतना नहीं फ़र्क पड़ता मेरा ख्याल है, क्योंकि पेपर में अगर ये सवाल आएगा वो प्रॉब्ली बताया ही होगा, वो तो बस क्वेश्चन था इसलिए अनस्पेसिफाइड था। खैर, अगर आपका जो डेटाग्राम है वो 16 बिट से डिविजिबल नहीं है, तो उस केस में आपने ये करना है कि आपने बस पहले वाली जो पार्टीशन बन रही है ना, उसके अंदर ज़ीरोस प्रीपेंड कर देना। तो अगर आप राइट साइड से शुरू होते हो पार्टीशंस बनाना, आपने 16 की भी बना दी, अब आप एंड पे आपके पास खाली कुछ 4 बिट पड़े हैं, तो कोई मसला नहीं, बस पीछे 12 ज़ीरो लगा दो और फिर आगे एल्गोरिथम चलाओ। अब एल्गोरिथम मुझे सबसे पहली बार ये समझ आई थी जो अप्रोच 1 लिखी हुई है, लेकिन बाद में जाकर मुझे जब मैं गूगल कर रहा था मुझे हर जगह अप्रोच 2 नज़र आई है। ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो अगर आपके टीचर ने लेफ़्ट वाली पढ़ाई है, आप राइट वाली भी यूज़ कर सकते हो, आंसर वही आएगा। राइट वाली पढ़ाई तो लेफ्ट वाली, फ़र्क नहीं पड़ता। बस यही है कि मैं पहले ये समझ रहा था कि आपको अगर इस तरह से कोई डेटा दिया हुआ है, आपने पार्टीशंस डिफ़ाइन कर दी, यहाँ पे प्रीपेंड करने से ज़ीरोस कर लिए, तो आप सबसे पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लोगे और फिर इसको ऐड करोगे, और इसके अंदर रैप अराउंड सम वाला आपको पता ही है कि अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो फिर वो +1 करके आप उस तरह से कर लोगे जब तक वो ओवरफ्लो ख़त्म नहीं होता। फिर आप अगले वाली पार्टीशन के साथ इसको ऐड करोगे, फिर रैप अराउंड करते रहोगे जब तक ओवरफ्लो ख़त्म नहीं होता, और इस तरह से आपका चेक सम निकल आएगा। मुझे यही पता था, लेकिन अक्सर जगह मुझे ना इसका ये तरीका पता चला है कि आपने ये करना है कि आप वंस कॉम्प्लीमेंट बाद में लो, सम पहले करो। अगर आप सम पहले करो ना, ये पहले मैं ये रेड के अंदर वंस कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ था, अब मैं रेड के अंदर नॉर्मल लिखा हुआ है, और इसी तरह ग्रीन के लिए भी। तो आपकी जो 2 पार्टीशंस हैं उनको आपने सम कर दिया, तीसरी वाली को भी उसी के अंदर सम कर दिया, फिर एंड पे आपने वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया। दोनों सूरतों पे आंसर वही आता है, तो आपको जो ज़्यादा इजी लगे आप उन दोनों में से कोई भी कर लो, तो इसके अंदर कोई मसला नहीं है।
आगे बात थी इस चैप्टर के अंदर रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र की। अब रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मसला है। वो बेसिकली ना, जो बुक का ऑथर था ना, वो चाह रहा था कि मैं टीसीपी के अंदर आते हुए ईज़ इन करूँ कि ये जो सारी सारी चीज़ें क्यों हैं, कैसे हैं। तो उसने ना ये एक लाइक फिक्शनल सी डेटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल डिफ़ाइन की हुई है आरडीटी के नाम से। अच्छा, अगर कोई बंदा सोच रहा है कि आरडीटी 1.0 क्या है, मैं पहले ही बता दूं, आरडीटी 1.0 अस्यूम करिए तो कभी भी कोई करप्शन होगी ही नहीं, कभी भी कोई लॉस होगा ही नहीं। तो वो बस अस्यूम कर लेता है कि रिलायबल ट्रांसफ़र थ्रू अ रिलायबल चैनल। अब आरडीटी 2.0 जो है ना, वो अस्यूम करता है कि आपका जो चैनल है ना, वो थोड़ा सा अनरिलायबल है, क्योंकि वो मैसेजेस के अंदर बिट फ्लिपिंग कर सकता है। वो कभी ये नहीं करेगा कि लाइक बिट लाइक पूरे नहीं आ रहे, वो बस ये करेगा कि वंस को ज़ीरोज़ बना दे, शायद एक आध को, या ज़ीरो को वन बना दे। तो उस केस में हम वही चीज़ अप्लाई करेंगे जो अभी भी बात की है चेकसम की। तो मैसेज भेजते हुए आप चेकसम कैलकुलेट करके हेडर में डाल दोगे इस तरह से, जो आपके पास फील्ड है। फिर अगले के पास जब ये पैकेट आएगा ना, वो पूरे पैकेट के लिए चेकसम कैलकुलेट करेगा और फिर उसके साथ कंपेयर करेगा जो आपकी फील्ड थी। इस तरह से ना वो वेरीफाई कर सकता है कि क्या कोई बिट फ्लिप हुआ या नहीं हुआ। तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, इसके अंदर कोई इतना लिख सकवाने वाली बात नहीं है। तो RDT 2.0 के अंदर उन्होंने बस यही कहा था। अब उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई चेकसम वायलेशन आ गई है, तो आप ना एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज दो कि यार मुझे पैकेट गलत मिला है, मुझे फिर से भेज के दो ये वाला पैकेट, ठीक है। और इसके अंदर आप लाइक स्टॉप एंड वेट वाला बिहेवियर है कि जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती पॉजिटिव, आप आगे नहीं चलोगे। आपने अगर एक डेटाग्राम भेज दिया आगे, ठीक है, तो जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी आप नहीं आगे चलोगे। अगर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, आप रीट्रांसमिशन कर दोगे। ये है सिंपल तरीन प्रोटोकॉल RDT 2.0। 2.1 में उसने ये कहा कि हो सकता है आपका एक्ट भी करप्ट हो जाए, तो एक्ट के अंदर भी आप चेकसम डाल दो, ठीक है। तो पहले ये बात थी। उसके अलावा उसने कहा ऐसा भी हो सकता है कि आउट ऑफ ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट्स आ रही हों, तो हम सीक्वेंस नंबर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं कि अगर मैं जी लाइक अभी अभी मैंने सीक्वेंस नंबर 0 का पैकेट भेजा, अब मैं वेट करूँगा, अगर मुझे एक्नॉलेजमेंट आ गई फिर सीक्वेंस नंबर 0, तो मैं आगे चलूँगा। इस तरह से ना डुप्लिकेट एक्नॉलेजमेंट्स भी ये बच जाएगा। वरना पहले ये हो रहा था कि अगर कभी डुप्लिकेट एक्नॉलेजमेंट आ गई किसी वजह से, तो वो पागल हो जाता था, वो बस लाइक स्किप करके आगे निकल जाता था। तो ये थोड़ा सा फ़र्क था। तो इस सारे का मकसद ये नहीं है कि आप इसकी वो स्टेट डायग्राम रटने बैठो। इसका ये मकसद है कि ये जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, एक्ट, नैक, सीक्वेंस नंबर, ये कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको प्रॉब्लम यहाँ पे बस टाइमर ही लिखना चाहिए स्टॉप एंड वेट की जगह। स्टॉप एंड वेट हम हमेशा ही कर रहे हैं इसके अंदर, खैर। अच्छा, तो RDT 2.2 जो है हमारा, उसके अंदर ना हमने नैक्स को रिमूव कर दिया, तो उसको रिप्लेस कर दिया था डुप्लीकेट एक्स के साथ। तो अगर आपके पास नैक 1 भेजना, आप उसकी जगह एक्स 0 भेज दो, तो इससे उसको पता चल जाएगा कि यार अगला वाला पैकेट सही से नहीं पहुंचा। तो इस तरह से आप नैकलेसली डिफाइन कर सकते हैं। तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट वाला काम भी आप इसी तरह से कर सकते हो। जो करप्शन का केस था, वो भी एक्नॉलेजमेंट्स के थ्रू हैंडल कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास आ जाते हैं RDT 3.0। उसके अंदर ये है कि अब आपके पास पैकेट लॉस का भी पोटेंशियल आ गया। तो इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है कि आप एक टाइमर लगा लो, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम इंतज़ार करो, और अगर उस टाइम में आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, ना एक्ट मिलता है ना नैक मिलता है, तो आप खुद ही रीट्रांसमिट कर दो। बस इतनी सी बात है। तो ये बात हो गई। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो हम आगे यूज़ करने वाले हैं TCP के लिए। लेकिन अभी भी हम TCP के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि TCP पाइपलाइनिंग करता है। अभी तक हमने जो सारी बातें की हैं ना, वो बस स्टॉप एंड वेट लगी हुई है। हम चाह रहे हैं कि स्टॉप एंड वेट के अंदर साथ पाइपलाइनिंग भी करना है, कि एक विंडो के लिए स्टॉप एंड वेट करो कि जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती कि ये सारा कुछ सही से भेजा गया। तो अभी हमारी यूटिलाइजेशन लाइक 0.27% के करीब है। इसको हम लाइक 3 टाइम्स ज़्यादा कर सकते हैं अगर हम एक वक्त में 3 के लिए स्टॉप एंड वेट करें, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप जितनी बड़ी विंडो डिफाइन कर लो, उतना ज़्यादा आप यूटिलाइज़ कर सकते हो अपने नेटवर्क को, तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो अब उसके ऊपर आते हैं। उसके अंदर जो सबसे पहली अप्रोच है ना हमारे पास, वो है गो बैक एन, ठीक है। अब गो बैक एन यही सारे काम कर रहा है। इसके अंदर भी सीक्वेंस नंबर्स हैं, जैसे RDT के अंदर होता था 0-1 होता था उसके अंदर। इसके अंदर जितनी विंडो साइज़ है ना, उतने सीक्वेंस नंबर्स होंगे। उसके अलावा
वैसे नहीं, ज़रूरी नहीं है, खैर उसके ऊपर भी आते हैं डिटेल्स के ऊपर। सीक्वेंस नंबर्स अभी बस होते हैं, ठीक है, कोई भी के तक चल रहे हैं और बाद में आगे जाके लूप अराउंड करते हैं, ज़ीरो से शुरू हो जाते हैं वापस। अभी बाद में बात करेंगे सीक्वेंस नंबर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में। खैर गो बैक एन के अंदर जो लाइक नई चीज़ आई है ना, वो ये है क्यूमुलेटिव एक्ट का कॉन्सेप्ट। क्यूमुलेटिव एक्ट ये कहता है कि एक्ट 4 का मतलब है कि मैंने तमाम सेगमेंट्स पढ़ ली हैं इन अप टू एंड इंक्लूडिंग सेगमेंट जिसका सीक्वेंस 4 है, ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है इस पर। तो अगर इसके रिसीवर की तरफ देखा जाए तो इसके रिसीवर के अंदर एक रिसीव बेस होती है जो आगे चलती जाती है जैसे जैसे कभी क्यूमुलेटिव एक्ट आते हैं। सॉरी, इसने ही भेजना है, इसके ऊपर अभी बाद में बात करते हैं कैसे होगा आगे। अभी हम बस बात करते हैं कि अगर इसके ऊपर आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट आता है तो क्या होगा। अगर आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट आता है ना, तो वो रिसीव बेस से एक नंबर पीछे के लिए एक्ट भेज देगा, सही है। तो इससे पता चल जाएगा उसको कि अभी तक मेरे पास ड्यूड। अच्छा खैर, हम बात कर रहे थे इसकी कि वैसे रिसीवर से पहले सेंडर की बात कर लेते हैं, वो ज़्यादा सिंपल है, फिर उसके ऊपर आएंगे, उसकी वजह भी समझ आ जाएगी। तो गो बैक एंड सेंडर जो है ना, उसके अंदर आपके पास एक पॉइंटर है सेंड बेस का, ठीक है, जो विंडो के स्टार्ट के ऊपर पॉइंट कर रही है। एक है नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर का कि मैंने अभी अगला कौन सा भेजना है, और बस आपकी बस विंडो साइज डिफाइंड है, ठीक है, इतना सा है। और इसके अंदर बहुत सिंपल लॉजिक है, आपने भेजते जाना है। अगर आपको कोई क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट आती है, आपने सेंड बेस आगे कर देना है उससे अगले पे। अगर मुझे क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट आती है इस वाले पैकेट के लिए, तो इसका मतलब है एवरी पैकेट इंक्लूडिंग दिस एंड ऑल ऑफ देम दैट वर बिहाइंड दिस। तो इन सब के लिए जो प्रायर पैकेट्स है इसके लिए, इन सब के लिए एक्नॉलेजमेंट आ गई है। तो अब वो सारे ग्रीन हो जाएगा और यहाँ पे सेंड बेस आ जाएगा और विंडो थोड़ी सी आगे को शिफ्ट हो जाएगी जितना भी हम मूव हुए हैं। तो खैर ये बात हो गई। और इसके अंदर अगर आपका टाइम आउट हो जाता है ना, टाइम आउट की हमने पहले भी बात की थी, हम टाइमर लगा लेते हैं पैकेट लॉस वगैरह अगर हो जाए उस केस के लिए, तो हम बस सिंपली रीट्रांसमिट कर लेंगे। तो सेंडर बहुत सिंपल है। अब अगर रिसीवर की बात करें ना इसी तरह, तो रिसीवर को पैकेट्स इन ऑर्डर आ रहे हैं तो बस क्यूमुलेटिव एक्ट भेजता जाएगा, ठीक है। अगर उसको पैकेट्स आउट ऑफ ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, कि एक बीच में से मिसिंग है, आगे सारे आ ही जा रहे हैं, तो इस केस में ना वो अपने लास्ट रिसीव्ड जो है ना, जो लास्ट इन ऑर्डर रिसीव्ड है, ये जो ग्रीन वाले में से लास्ट है, उनके लिए एक्ट भेजी जाएगा सिग्नल करने के लिए कि भाई मुझे अभी तक सिर्फ यही मिला हुआ है लेटेस्ट, मैं बकाया सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहा हूँ, मुझे उधर से ही चाहिए। तो जब उसको उधर से एक्ट नहीं आएगी ना सबकी, तो उनके सारों के टाइमर रीसेट हो जाएंगे और वो खुद ही सारा कुछ फिर से भेज देगा, और इस बार होपफुली आपको आउट ऑफ ऑर्डर नहीं मिलेंगे, इन ऑर्डर मिलेंगे, ठीक है। अब इसके लिए यूजुअली एक बफर भी रखा जा सकता है, लेकिन अगर आपको गो बैक एन के अंदर बफर नहीं कहा हुआ तो आपने बफर अस्यूम नहीं करना, ठीक है। आपने अस्यूम ये करना है कि आपको कोई स्टोर नहीं और आप बस इग्नोर कर रहे हो जो आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स आए हैं। और अगर फेल्ड चेक्स है तो उस केस में अंदर भी आपने बस एक्स के थ्रू ही कम्युनिकेट करना है सारा कुछ। खैर लेकिन इसके अंदर हमने लाइक चेकसम्स को भूल गए हुए थे यहाँ पे आके, पता नहीं क्यों। खैर गो बैक एन की एक, अगर अभी तक समझ नहीं आई तो एक सिंपल एग्जांपल है वही स्लाइड्स वाली जो उनकी अपनी है। ये है कि रास्ते में पैकेट 2 लूज़ हो गया था, पैकेट 3 जब रिसीव हुआ तो उसने फिर से जो एक्ट भेजी है उसने डुप्लिकेट एक्ट भेजी है अपनी लास्ट इन ऑर्डर की। तो वो डुप्लिकेट एक्ट थी, इसने इग्नोर कर दिया, टाइम आउट खुद ही हो गया। जब टाइम आउट हुआ उसने सारा कुछ आगे से फ्लश कर दिया सेंड बेस के आगे से। तो अब जैसे जैसे क्यूमुलेटिव एक्ट आगे होता रहा, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे कि सेंडर की विंडो आगे होती जा रही है। तो इतना कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। इसी तरह सेलेक्टिव रिपीट है, इसके अंदर क्यूमुलेटिव एक्ट नहीं होता, इसके अंदर नॉर्मल एक्ट होता है और इसका सारा प्रिंसिपल वही है। तो कुछ ख़ास नहीं है इसमें, बस ये है कि अगर सेंडर है तो ये सामने लिखा ही हुआ है यार, मैं स्लाइड रीडिंग करना शुरू कर दूँ। लाइक बहुत सिंपल बात है कि टाइम आउट का केस है उसी तरह से है, कुछ चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट अवेलेबल सीक्वेंस नंबर उसी तरह से, विंडो भी तब आगे होगी जब सारे इन ऑर्डर हो गए होंगे, ठीक है। अगर वो क्या नाम है लाइक उस रेंज में है तो ये होगा, अगर उस रेंज में नहीं है एक्नॉलेजमेंट तो उसको इग्नोर कर देगा, विंडो की अगर रेंज में एक्नॉलेजमेंट नहीं है। इसी तरह रिसीवर है, रिसीवर के अंदर भी कुछ खास इतना चेंज नहीं हुआ, बस यही है कि अब वो हर पैकेट पे आने पे नॉर्मल एक्ट भेज रहे हैं, ठीक है। और आउट ऑफ ऑर्डर के केस के लिए उसके पास हमेशा बफर होगा,
तो इसके अंदर ये नहीं है कि हम बफर अस्यूम नहीं करेंगे, इसके अंदर हमेशा अस्यूम करेंगे बफर लगा हुआ है। उसके अलावा इन ऑर्डर जो है डिलीवरी सही चिल सीन है, अगर आउट ऑफ ऑर्डर आ रहा है तो भी चिल सीन है, कुछ इतना कुछ ख़ास नहीं है इसमें। ये बस लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई पुराना वाला पैकेट फिर से रिसीव हो रहा है ना, तो उसके लिए भी ऐक भेज दो। अब ये क्यों है ये वाला ऐसा कि अगर कोई पुराना पैकेट के लिए ऐक आ रही है, पुराने पैकेट के लिए ऐक तब आएगी अगर पुराना पैकेट फिर से तब आएगा अगर आपने ऐक भेजी थी और उसको पहुंची नहीं। तो इस केस में आप बस एक बार फिर से ऐक भेज दो उसके लिए, उस स्पेसिफिक पैकेट के लिए जिसने फिर से रिट्रांसमिट किया। तो अदरवाइज बहुत सिंपल है। लेकिन अब इसके अंदर ना एक मसला आ जाता है। अभी तो ये बस उसको रन किया हुआ है, कुछ खास है नहीं। मसला ये है सीक्वेंस नंबर से रिलेटेड है। आपको पता है कि अभी तक हम सीक्वेंस नंबर्स देख रहे थे, यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं कि कुछ कोई नंबर्स हैं, आगे जाके वो रैप अराउंड करना शुरू हो जाते हैं एट सम पॉइंट। लेट्स से वो 0.3 है, ठीक है, 0 1 2 3 0 1 2 3 इस तरह से करके आपके सीक्वेंस नंबर चलते जा रहे हैं। अब एक ऐसा केस भी हो सकता है, अगर आपने विंडो साइज सही से नहीं डिफ़ाइन किया हुआ, कि जब मेरा सेंडर 0 की बात कर रहा हो ना, वो इसकी बात कर रहा होगा, और जो मेरा रिसीवर है वो इस वाले 0 की बात कर रहा होगा, और वो समझ रहे होंगे कि हम एक ही 0 की बात कर रहे हैं। तो ये केस कब आएगा, कैसे आएगा, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आप देख सकते हो, ऑब्वियसली वो जो प्रोफेशनल किस्म की स्लाइड्स थी, इन्हीं में से उठाई है मैंने ये केस, एग्जैक्टली वहीं से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। खैर, तो इसके अंदर ये है कि आपका शुरू में यहाँ पे विंडो साइज़ अगर 3 है, ठीक है, तो 0 1 2 विंडो के अंदर है, तो ये 0 1 2 ट्रांसमिट कर देता सेंडर। इसने ट्रांसमिट किया है, रिसीवर ने अपना अपडेट कर दिया विंडो को, और वो आगे चला गया। अब लेट्स से इसकी एक्नॉलेजमेंट्स जो हैं 0 1 2 वाले पैकेट्स की आने तक ना, ये पैकेट्स रीट्रांसमिट कर देते 0 1 2, ठीक है। अब 0 1 2 इसने रीट्रांसमिट कर दिए वही वाले, और इसके ऊपर सीक्वेंस नंबर्स भी 0 1 और 2 लगे हुए हैं। तो अभी तक जो डिफ़ाइन किए हैं ना हमने प्रोटोकॉल, उसके मुताबिक 0 1 बफर में आ जाएंगे और 2 इग्नोर हो जाएगा, और अब वो उस आगे वाले 0 और 1 के अंदर ये एक्स्ट्रा रीट्रांसमिटेड 0 1s को देख रहा होगा। तो मसला ये आता है, और ये मसला आएगा सिर्फ तब अगर आपकी विंडो साइज़ ज़्यादा बड़ी है। अब इसके अंदर अगर हम स्पेसिफिक्स में आने की कोशिश करें कितनी ज़्यादा बड़ी है कि उसकी क्या थ्रेशोल्ड है, तो उसके लिए ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि हाफ अगर आपकी है ना बेस से, यहाँ पे हमारी बेस 4 थे, ठीक है, जितने मतलब यूनिक सिंबल्स हैं, तो उससे डिवाइड बाय 2 कर दो तो आपका चिल सीन है, कभी भी ओवरलैप नहीं होएगा। क्योंकि अगर वो कम्प्लीटली इस तरह से आगे भी चली जाए रिसीवर की, मैक्सिमली आगे भी चली जाए, तो कभी भी ओवरलैप नहीं हो रहा, क्योंकि भी विंडो आधी साइज़ की है। तो ये इसके पीछे रैशनल है। तो खैर, ये हो गई बातें सारी भोंगियाँ, इसमें कुछ भी नहीं काम का, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हल्के फुल्के सवाल आ सकते हैं इसमें से। इन सब का ऑथर का मकसद यहाँ पे ये डालना था कि आपको टीसीपी समझ आ जाए। तो अब टीसीपी की बात कर लेते हैं कि टीसीपी के अंदर रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र कैसे होता है। टीसीपी के अंदर क्यूमुलेटिव ऐक है, ठीक है, और वो ऐक थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करता है गो बैक एन वाले से। गो बैक एन वाले के लिए ना वो सेगमेंट नंबर 5 के लिए ऐक भेज रहा होता था, अब हम भेज रहे हैं बाइट नंबर 5 के लिए। और वो भी मैं थोड़ा गलत कह रहा हूँ, वो बेसिकली बाइट नंबर 4 के लिए भेज रहा है, क्योंकि इसके अंदर बस थोड़ा सा ऑफ बाय 1 का डिफरेंस आ जाता है। वो बेसिक इसका जो ऐक है ना, इसका मतलब है कि आई हैव रेड दिस मेनी बाइट्स। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने ये वाला इस नंबर का बाइट पढ़ा, क्योंकि अगर मैंने एक बाइट पढ़ा होगा ना, तो मैं भेजूंगा ऐक 0 कि मैंने 0th बाइट पढ़ लिया। तो उसकी वजह से वो 0 बेस्ड इंडेक्सिंग की वजह से थोड़ा सा ऑफ बाय 1 हो गया, वरना कोई इतना मुश्किल नहीं है इसमें, बस लिटरली बस ऑफ बाय 1 है। खैर, द लास्ट इन ऑर्डर पैकेट रिसीव, हाँ ये बस मैंने वही बात लिखी थी। उसके अलावा सीक्वेंस भी होता है इसके अंदर, हर पैकेट के अंदर साथ हेडर के अंदर, और वो ये बता रहा होता है कि फ्रॉम माई साइड अभी तक मैंने आपको ये इतने बाइट्स इससे पहले भेज दिए थे, और ये वाला जो बाइट है ये मतलब बेसिकली ये बताने के लिए होता है। तो अब स्पेसिफिक्स में आ जाते हैं हमारी बातें करने की जगह। राइट साइड पे आप देखो, यहाँ पे इसने सबसे पहले सीक्वेंस नंबर 92 के साथ इसको 8 बाइट्स भेजे, और 8 बाइट्स के आगे 92 + 8 क्या होता है 100। तो उसने फिर सीक्वेंस नंबर 100 से शुरू किया कि अब ये 100th बाइट और उससे आगे मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, और वो कोई 20 बाइट्स ऑफ डेटा भेज दें। तो वो पहले वाले केस के अंदर जो ऐक थी हमारी,
एक् इक्वल्स 100 इसलिए क्योंकि उसने एट दैट पॉइंट 100 बाइट्स पढ़ लिए थे फ्रॉम यूज़र, पहले वो 92 वाले सीक्वेंस के अंदर, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा 8 उससे अब पढ़े हैं। खैर रास्ते में फॉर सम रीज़न ये एक् लूज़ हो गया या टाइम आउट हो गया, इसका टाइम टू लिव ख़त्म हो गया, तो एक् इक्वल्स 120 लेकिन जो थी ना वो पहुंच गए। अब क्यूमुलेटिव एक् है इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस तरह से लाइक सारे वो जो प्रिंसिपल्स हमने अभी पढ़े हैं ना वो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी टाइमर है, ठीक है, इसके अंदर भी टाइम आउट हो जाएगा अगर आपके पास एक् नहीं आता और वो फिर से रिट्रांसमिट कर देगा। इसके अंदर भी लाइक सारा कुछ उसी तरह से हो रहा है जिस तरह से अभी पिछली प्रोटोकॉल्स में हो रहा था। तो बस थोड़ा सा ये डिफरेंस था ऑफ बाय 1 का। अब इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लें, इसके डेटाग्राम का, इसके जो भी कहना आपने, खैर तो इसके अंदर ये है कि उसी तरह सोर्स पोर्ट नंबर है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है, सीक्वेंस नंबर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ये तो बातें हो गई हुई हैं। फिर हेडर की लेंथ भी होगी, क्योंकि हेडर की लेंथ अब वेरिएबल होती है। इसके अंदर ऑप्शंस हैं एक्स्ट्रा, यूडीपी के अंदर ऑप्शंस नहीं थे, इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें हैं। इसके अंदर एक्स्ट्रा फ्लैग्स भी कुछ हैं, जैसे कि CWR ECG, ये जो सारे एक् फ्लैग है, RST फ्लैग है, सिंक्रोनाइज फ्लैग है, फिन फ्लैग है, एट्सेट्रा। तो उसके अलावा रिसीव विंडो वगैरह, ये सारा कुछ जो है ये क्यों है, कैसे है, अब उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम उससे पहले एक बात है वैसे छोटी सी मैं भूल गया था वो करना, वो TCP टाइमर की बात है। कैसे डिसाइड होएगा कि टाइमर कितनी देर का होना चाहिए? तो इतने तो हमारा इंट्यूशन बताता ही है कि टाइमर अगर डिपेंड करेगा ना किसी चीज़ पे, तो वो राउंड ट्रिप टाइम पे डिपेंड करेगा कि ठीक है जितना टाइम लग रहा है ना उससे थोड़ा सा आगे लगा दो, जितना एवरेज राउंड ट्रिप टाइम है उससे थोड़ा सा आगे को थोड़ा सा कोई मार्जिन रख लो डिविएशन के लिए, तो वो एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम है वेट करने के लिए। तो ये इन्होंने यही किया हुआ है कि एक एस्टिमेटेड RTT है प्लस 4 इंटू डिविएशन ऑफ RTT। ये स्टैंडर्ड डिविएशन ही बस नॉर्मल डिविएशन है। खैर ये सारी ना वो वेटेड मूविंग एवरेजेस हैं और बहुत सिंपल फॉर्मेट है कि जो ये रेफरेंसेस बनी हुई हैं, इसको आप ज़ीरो से शुरू कर दो, दोनों को बेशक फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस एक कोई नंबर लोगे 0 से 1 के दरमियान अल्फ़ा और कोई नंबर लोगे 0 से 1 के दरमियान बेटा। इनकी वैल्यूज़ वेल डिफाइंड है, यूजुअली 0.125 और 0.25 रखी जाती है क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट इनसे आए हैं। तो ये बहुत सिंपल फार्मूला है और इनकी बेसिस के ऊपर आपने एस्टिमेटेड RTT कैलकुलेट करना होगा और डिविएशन RTT कैलकुलेट करना होगा और इससे आप बस टाइम आउट इंटरवल निकाल लोगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। खैर अब हम आते हैं जिन बातों में जिसकी मैं बात कर रहा था। सबसे पहली चीज़ है, अगर आपने कुछ भी भेजना है TCP के थ्रू, आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए जो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ दिमाग में आती है वो कहते हैं कि ठीक है यार मैं आपसे कहता हूँ यार कनेक्ट करना है, आगे से आप कहते हो हाँ ठीक है करना है और बात ख़त्म। तो ये 2 वे हैंडशेक होता है, लेकिन TCP 3 वे हैंडशेक यूज़ करता है। तो उसकी वजह समझ लेते हैं थोड़ी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लाइंट ने ना एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है और उसको ना मतलब सर्वर को पहुँच गई है वो कनेक्शन रिक्वेस्ट और उसने आगे से इस्टेब्लिश का भेज भी दिया है कि ठीक है यार डन एक्सेप्टेड, लेकिन उसके पास आने तक ना ये रिस्पॉन्स उसका टाइमर बोल पड़ा है कि यार बड़ी देर इंतज़ार के लिए मैं फिर से कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। तो इस केस के अंदर ना वो फिर से कनेक्शन रिक्वेस्ट आगे भेज रहा है जबकि एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका हुआ है, उसको बस पता नहीं है कि हो चुका हुआ है। तो अब आगे जाकर उसके पास एक्नॉलेजमेंट आती है, उसको लगता है कि चलो ठीक है मेरे मोस्ट रिसेंट वाली की बेसिस के ऊपर वो एक्नॉलेजमेंट भेजी है, वो अपना काम करता है, टर्मिनेट करता है और उसके बाद जाके ये बहुत रेयर होगा, कभी भी नहीं, मतलब ये बेसिकली ना बीच में से काफ़ी स्टेप स्किप कर रहा है। लाइक अगर आपने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया आप प्रॉब्ली कोई डेटा भी भेजोगे, ठीक है, लेट्स से आपने कोई डेटा भेज दी इस तरह से कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद यूँ और यूँ, बहुत कम चांसेस है कि जो आपने पैकेट इधर भेजा था वो इसके बाद जाके आ रहा हो, बहुत रेयर है। लेकिन फिर भी जब छोटे छोटे शॉर्ट लिफ्ट कनेक्शंस होते थे ना उसमें ये मसला आता था कि हाफ ओपन कनेक्शन छूट जाता था। तो उसको थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए इन्होंने 3 वे हैंडशेक का आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया। तो सिर्फ और सिर्फ इस एक एज केस से बचने के लिए और लिटरली कोई वजह नहीं 3 वे हैंडशेक की। तो इसके अंदर ये है कि आपका सबसे पहले एक TCP SYN मैसेज भेजता है, जो मैं SYN फ्लैग की बात कर रहा था शुरू में डेटाग्राम के अंदर, वो जो फ्लैग्स थे, तो SYN ऑन करके भेजता और वो सीक्वेंस नंबर लाइक 0 ही होगा प्रॉब्ली,
यहाँ पे उन्होंने कहा चूज़ कर लो, डजेंट मैटर। खैर आई थिंक ये उसी इस केस के लिए होगा क्योंकि आपने हो सकता है आप कोई पुराना कनेक्शन कंटिन्यू कर रहे हो वगैरह। खैर अच्छा, इस सर्वर के पास गया है, सर्वर को पता चला मैं आपके साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो वो सिन बिट ऑन करके एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है। तो उसने एक्नॉलेज कर लिया कि आपने सिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट भेजी थी। फिर इस एक्नॉलेजमेंट के बाद जब आप इस एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं ना, तब जाके कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, वरना तब तक वो बस लाइक इफीसी स्टेट में होता है। और इसका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है ताकि ये वाला केस ना हो सके। अच्छा, ये हो गया TCP 3 वे हैंडशेक और ये हो गया सिन बिट क्या होता है। ये सिर्फ इतना ही आना चाहिए आपको। कनेक्शन क्लोज करना है वो भी फेयर ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसी तरह से इसके अंदर एक फिन बिट भी होता है। आपने जब कनेक्शन क्लोज करना है, आप अपने लास्ट मैसेज के अंदर फिन बिट ऑन करके भेज दो, फिर आपको एक आएगी फिन एक्, ठीक है, उसके अंदर फिन भी ऑन होगा और वो एक् भी होगी। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि उसने एक्नॉलेज कर दिया कि आप कनेक्शन क्लोज करना चाह रहे हो, तो उसने भी क्लोज कर दिया। तो इस तरह से दोनों साइडों पे क्लोज हो जाएगा कनेक्शन। इसके अलावा TCP फ्लो कंट्रोल आ जाती है अगली चीज़। हाँ, अब असल चीज़ें आना शुरू हुई हैं। ये सारी जो चीज़ें थी लाइक शॉर्ट क्वेश्चन ही थे, ये भी वैसे शॉर्ट क्वेश्चन ही है, सही कंजेशन कंट्रोल पे ही आएगी बात। लेकिन फ्लो कंट्रोल अगर आपको याद नहीं है, वो ये होता है कि अगर सेंडर डेटा भेजी जा रहा है और रिसीवर से इतना डेटा मैनेज नहीं हो रहा, तो उस केस के अंदर बफर ओवरफ्लो ख़त्म करने के चक्कर में ये चीज़ बनाई जाती है कि ये ना हो कि रिसीवर जितने टाइम में कंज्यूम कर रहा है उससे ज़्यादा तेज़ टाइम में प्रोड्यूसिंग हो रही है वगैरह। उस केस के लिए बड़ी बात हो चुकी है इसके ऊपर पहले भी। तो इसका बहुत सिंपल हल है और वो यही है कि ना बस रिसीवर जो है ना, वो अपने हर मैसेज के अंदर ना एक रिसीव विंडो भी डालता है हेडर के अंदर, और वो बेसिकली बता रहा होता है कि यार मैं इतने एक्सेप्ट कर सकता हूँ एक वक्त में, ठीक है। तो वो बस ये बता रहा है कि मेरे बफर की इतनी कैपेसिटी है, मुझे इससे ज़्यादा डेटा एक वक्त में नहीं भेजना। तो वो जो हम पहले भी विंडो की बात कर रहे थे गो बैक एंड के अंदर, ये वही वाली विंडो है। अच्छा, सेंडर लिमिट्स अमाउंट ऑफ अनएक्ट इन फ्लाइट, हाँ ठीक है, ये वही वाली बात आगे लिखी हुई। अच्छा, अब आगे ये असल चीज़ आई है TCP कंजेशन कंट्रोल। इसके अंदर 4 मोटी बातें हैं जो बस आपको पता होनी चाहिए कि इसके ऊपर क्वेश्चन लाजमी आएगा। वो है AIMD, TCP रेनो, TCP टाहो, TCP स्लो स्टार्ट। तो AIMD जो है वो बस एक बिहेवियर का नाम है। वो ये है कि ना TCP के अंदर होता ये है कि अगर आपके ये बेसिकली कंजेशन कंट्रोल, इससे पहले का ये होता क्या, कंजेशन कंट्रोल क्या होता है? कंजेशन कंट्रोल ये होता है कि आप नेटवर्क की ट्रैफिक इंटेंसिटी के लिहाज से ना अपना रेट ऑफ सेंडिंग चेंज करते हो। सिर्फ और सिर्फ ये है कंजेशन कंट्रोल। अगर ट्रैफिक ज़्यादा है, आप अपनी तरफ से भी ट्रैफिक थोड़ी कम कर दोगे ताकि पैकेट लूज़ ना होना शुरू हो जाए, वरना क्यू भर जाते हैं सारे बीच में वाले डिवाइसेस के और फिर किसी का कुछ नहीं भेजा जाता। तो TCP जो है ना, वो अपनी पेस रन टाइम में आगे मतलब कम ज़्यादा कर रहा होता है कि मैं इतने ज़्यादा भेज सकता हूँ एक वक्त में। तो ये सेंडर की विंडो होती है, और जो सेंडर की विंडो होती है ना, उसके ऊपर ये रूल्स लगते हैं कि वो अगर कोई चीज़ सक्सेसफुली भेजी गई है ना, उसको पता चल गया चलो ठीक है यार मैं थोड़ा और तेज़ कर सकता हूँ वैसा, और वो एक यूनिट और इंक्रीज़ करी जाता है एडिटिवली, ठीक है, लिनियरली इंक्रीज़ करता जा रहा होता है जब तक कोई लॉस डिटेक्ट नहीं होता। अगर कोई लॉस डिटेक्ट हो जाता ना, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा नीचे चला जाता अचानक से। तो इसका कोई 100 टूथ ग्राफ बनता है, अगर कहीं नज़र आ जाए इस तरह से हो जाता है वो कि लिनियरली ऊपर जा रहा होगा, अचानक से नीचे आ जाएगा यूँ, और उसके बाद फिर से लिनियरली ऊपर जाएगा, और आगे जाके अगर फिर से कहीं लॉस होता है वो फिर से नीचे को चला जाएगा, और इस तरह से चलता जाएगा। तो अब ये जो ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर का तो समझ आता है, नीचे जाने का क्या सीन है। तो कितना जाएगा, कैसे जाएगा, इसके लिए जो है ना, ये डिफ़ाइन करने के लिए रेनो और टाहो है। तो रेनो टाहो के बारे में बात करने से पहले ना, लेकिन मैं स्लो स्टार्ट की बात करना चाहूँगा, क्योंकि स्लो स्टार्ट की बात कर ली होगी ना, फिर थोड़ी और ये चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले जब आप ये आपने सिनैक वगैरह सारा कुछ कर लिया ना, इस पूरे टाइम के अंदर ना आपका जो TCP का कंजेशन कंट्रोल वाला हिस्सा है, वो इसको सोच रहा होता है कि मैं एक वक्त में कितने ज़्यादा पैकेट भेज सकता हूँ, बस टेस्ट करने के लिए कि इस वक्त नेटवर्क की स्टेट किस तरह की है। क्योंकि शुरू में उसको नहीं पता होता कि नेटवर्क बिजी है या बिल्कुल खुला पड़ा हुआ है कि जितने मर्जी पैकेट भेजने भेज लो एक वक्त में। तो ये शुरू में सेफ शुरू करता है कि एक पैकेट आता है आपके पास वो कनेक्शन रिक्वेस्ट का, एक पैकेट वापस आता है एक्नॉलेजमेंट का। उसके बाद आपके पास जब वो सिनैक आ गया ना,
जब आपने सिनैक भेजना है ना, तो उस वक्त ना फिर आप उसके साथ एक एक्स्ट्रा पैकेट भी भेज सकते हो। इस तरह से आप बढ़ाते जाते हो। और आप जब बढ़ा रहे होते हो ना, आप लिनियरली नहीं बढ़ा रहे होते, आप एक्सपोनेंशियली बढ़ा रहे होते हो। आप हर बार डबल भेजी जाते हो। पहले आपने 2 भेजे, उसके बाद आपने 4 भेजे, उसके बाद आपने 8 भेजे, फिर आपने 16 भेजे, फिर आपने 32 भेजे, जब तक ये नहीं पता चलता कि यार नहीं, इस अब ज़्यादा हो गया। और वो कब पता चलेगा इसको कि ज़्यादा हो गया? वो तब पता चलेगा जब लॉस होएगा। लेकिन अगर लॉस नहीं हो रहा, उसके अलावा भी एक थ्रेशोल्ड होता है, उसको कहते हैं SS थ्रेश, स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड। ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता रहेगा जब तक SS थ्रेश नहीं रीच होता या फिर लॉस नहीं हो जाता। तो वैसे तो मैं ये थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमें बताया गया, SS थ्रेश यूजुअली पॉजिटिव इन्फिनिटी रखा जाता है शुरू में, ताकि जितना मैक्सिममली हो जाए, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, अभी उसमें आता है। लेकिन बात यही है कि SS थ्रेश के बाद ना वो AIMD बिहेवियर पे वापस आ जाता। इतनी बात समझ आ गई तो अब हम रीनो टाहो के बारे में बात कर सकते हैं। तो रीनो टाहो क्या है, आने से पहले ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि कब चलेंगे। ठीक है। तो दोनों चलेंगे तभी अगर पैकेट लॉस डिटेक्ट होएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि पैकेट लॉस किस तरह से डिटेक्ट हुआ है। अगर पैकेट लॉस इस तरह से डिटेक्ट हुआ है कि आपके एक्नॉलेजमेंट ही नहीं आया, आप टाइमर का इंतज़ार किया, टाइम आउट हो गया, ठीक है, तो इस केस में आपको पता चल गया कि ठीक है यार, मैं इंतज़ार बड़ा कर लिया, अभी तक आया ही नहीं पैकेट, तो उस केस में TCP टाहो चलेगा। लेकिन अगर आपके पास ट्रिपल डुप्लीकेट एक्ट्स आ रहे हैं ना, आउट ऑफ ऑर्डर वाले केस के अंदर जो होते थे कि मतलब वो आपके साइड पे, राइट साइड पे नज़र आ ही रहा है कि ये सेकंड वाला पैकेट लूज़ हो गया था रास्ते में, आगे वाले आउट ऑफ ऑर्डर रीच हुए हैं, क्यूमुलेटिव एक्ट अभी भी लास्ट इन ऑर्डर का भेजी जा रहा है। तो ये जो 3 डुप्लीकेट एक्ट्स आए ना, ये शो कर रहे हैं कि नेटवर्क इतना तो बुरा है कि पैकेट लॉस हो रहा है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है कि मुझे ये बकाया सारे पैकेट ना भेजे जाएँ, क्योंकि बकाया सारे ये पैकेट पहुँचे होंगे तो इतने सारे डुप्लीकेट एक्ट्स आए होंगे। तो TCP रेनो ना एक थोड़ा माइल्ड फॉर्म ऑफ कंजेशन कंट्रोल है, जबकि TCP टाहो एक ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म है। क्योंकि टाइम आउट के केस के अंदर ये कि आपने भेज दिया, आपको कुछ भी नहीं आ रहा, डुप्लीकेट एक्ट्स तक नहीं आ रहे, तो उस केस में आपको ऑब्वियसली ज़्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा इस मसले को। जबकि TCP रेनो के अंदर आप बस थोड़ा कम भी आहिस्ता हो जाओ तो भी चिल सीन है, लाइक बकाया सारे भी तो चले ही गए थे ना, बस एक पैकेट लूज़ हुआ। अच्छा, अब इसके अंदर एक और छोटी सी बात आ जाती है कि जब ट्रिपल डुप्लीकेट एक्ट्स का केस होता है ना, तो एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है, इसको कहते हैं TCP फास्ट रीट्रांसमिशन। वो यही है कि जब 3 डुप्लीकेट एक्ट्स आ गए तो आपको पता है कि यार कोई आउट ऑफ ऑर्डर वाला सीन ही है, तो वो इमीडिएटली इंतज़ार भी नहीं करता टाइम आउट का, वो बस फ्लश कर देता है, वो फिर से रीट्रांसमिट कर देता है। तो ये फास्ट रीट्रांसमिशन हो गई। अब रीनो टाहो के अंदर एक्चुअली होता क्या है उसके ऊपर आता है। रीनो टाहो के अंदर ये होता है कि SS थ्रेश जो है ना, और सी विंडो, करंट लाइक कंजेशन विंडो, इनकी वैल्यू सेट होती है। तो टाहो के अंदर ये होता है कि सी विंडो जो है ना, वो आपका बन जाता है 1, लाइक उसका साइज़ 1 हो गया, बिल्कुल मिनिमल पे आ गया, क्योंकि ये एक्सट्रीम केस था कि कुछ भी नहीं आ रहा मेरे पास, तो अब आप थोड़ा शरीफ हो जाते हो कि यार मैं खाली एक पैकेट ही भेज देता हूँ, ज़्यादा ही हो गया। और आहिस्ता आहिस्ता फिर से जैसे स्लो स्टार्ट में होता था ना, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, उस तरह से आप एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करते हैं, और इसको कहते हैं फास्ट रिकवरी। और ये फास्ट रिकवरी तब तक होएगी जब तक आपका SS थ्रेश नहीं हिट हो जाता। और SS थ्रेश डिसाइड कैसे होता है, अभी उसके ऊपर बाद में आता है। खैर, मैं चलो बता ही देता हूँ, एक सेकंड, मुझे अब जाके याद आया कि मैं स्लाइड्स में नहीं डाला हुआ था, लेकिन बेसिकली ये है कि दोनों सूरतों में ना, लाइक ये मेरे नोट्स थे क्लास के, यहाँ पे लिखा हुआ कि SS थ्रेश इज सेट टू सी विंडो डिवाइड बाय 2 दोनों केसेस के अंदर। तो SS थ्रेश जो है वो हमेशा, चाहे रेनो या टाहो, वो सी विंडो डिवाइड बाय 2 के ऊपर हो जाएगा, उसके बाद सी विंडो चेंज होएगी, राइट। तो ये चीज़ दोनों में कॉमन है। तो जैसे ही एरर डिटेक्शन हुई है, SS थ्रेश जो था, इस वक्त सी विंडो यहाँ पे थी ना, तो सी विंडो का हाफ ये बनता है, ये वाला पॉइंट, तो उसके ऊपर आ गया, राइट। और टाहो का केस अगर होता, अच्छा ये वैसे ज़्यादा अच्छा है कि ग्राफ से देख लो, समझ तो आ गई थोड़ी बहुत कि क्या हो रहा है। सबसे पहले स्लो स्टार्ट लिया इसने, इस डायग्राम के अंदर, इस ग्राफ के अंदर 1 से शुरू हुआ और ये आगे को जा रहा है, सही है।
जब फिर इसने एस एस थ्रेश हिट कर लिए, थ्रेशोल्ड के बाद इसका आ गया वापस ए आई एम डी बिहेवियर। अब ये लिनियरली इंक्रीज़ करेगा, लिनियरली इंक्रीज तब तक करेगा जब तक इसका पैकेट लॉस नहीं हो जाता। अब अगर पैकेट लॉस होता है तो किस वजह से हुआ है? अगर ट्रिपल एक्नॉलेजमेंट की वजह से हो तो रीनो चलेगा, अगर टाइम आउट के केस की वजह से हो तो टाहो चलेगा। टाहो के केस के अंदर ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा, जबकि रीनो के केस के अंदर ये सी विंडो बाय ये सी विंडो बाय 2 होना चाहिए। इन्होंने एक सेकंड में कंफर्म कर लेता हूँ ये, लेकिन मेरा ख्याल है सी विंडो बाय 2 होना चाहिए था यहाँ पे। ओके, मैंने स्लाइड जाके चेक करी, मेरे नोट्स में एक गलती थी। अपेरेंटली सी विंडो रेनो के केस के अंदर हाफ होने की जगह एस एस थ्रेश प्लस 3 हो जाती है। तो बेसिकली मैं कह रहा था कि ये सी विंडो बाय 2 हो जाएगा, जबकि ये सी विंडो बाय 2 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस 3 का नहीं मुझे पता था, लेकिन इस पॉइंट पे एस एस थ्रेश सी विंडो बाय 2 ही होगी, तो ये उससे बस प्लस 3 है, तो इसलिए आप ग्राफ में ये देख सकते हो। और ये इसकी लाइक स्टेट डायग्राम है। एक और जो बात यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं लाइक जो पहले नहीं मैंने की थी, वो थी कि ए आई एम डी बिहेवियर जब आ रहा होता है उसको हम कहते हैं कंजेशन अवॉइडेंस मोड। उसके अलावा फास्ट रिकवरी होती है, स्लो स्टार्ट होता है, इस तरह से होता है। तो स्लो स्टार्ट टाहो हो गया, फास्ट रिकवरी जो है वो वही वाली चीज़ है, टाहो वाली। खैर, अच्छा ये बात हो गई। इसके अंदर ओ भाई मुझे उलझन हो रही है। खैर ये हो गया और यही है। तो अब थोड़ा सा मैंने एंड पे जाके गड़बड़ कर दी थी, तो मैं समराइज़ कर देता हूँ क्या हुआ। टीसीपी कंजेशन कंट्रोल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना आपको पता होनी चाहिए, वो है टीसीपी स्लो स्टार्ट। और उसकी वजह ये है कि सबसे पहले जब मैं नेटवर्क के अंदर कोई कनेक्शन बनाया है, मुझे पता नहीं है कि नेटवर्क की स्टेट क्या है, तो मैं थोड़ा सा ना लाइक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी जाता हूँ, टेस्ट करी जाता हूँ, जब तक मेरी लिमिट क्रॉस नहीं हो जाती। जब मैं लिमिट क्रॉस कर ली है, कोई पैकेट ड्रॉप हो गया है, या अभी एस एस थ्रेश भी पहले आ सकता है, लेकिन लेट्स से पैकेट ड्रॉप पहले हो रहा है, क्योंकि एस एस थ्रेश की कोई इनिशियल वैल्यू भी होगी। लेट्स से अगर एस एस थ्रेश की इनिशियल वैल्यू इस केस में जो आपके सामने राइट साइड पे बना हुआ है 5 है, तो वो इस या फिर लेट्स से 3 है, तो वो 4 के बाद फिर अब लिनियर बिहेवियर पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अस्यूमिंग कि एस एस थ्रेश इस वक्त लाइक कोई बहुत ही बड़ा नंबर है, तो उस केस के अंदर यूं ही एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा जब तक पैकेट ड्रॉप नहीं हो जाता। और अगर पैकेट ड्रॉप हो गया ना कोई, तो टीसीपी रेनो और टाहो वाली रूटीन्स में से कोई एक चलेगी। दोनों केसेस में एक चीज़ कॉमन है, एस एस थ्रेश जो था ना अब सेट हो जाएगा जो जिस विंडो के ऊपर एरर आया है, जिस विंडो के ऊपर लॉस आया है उसके हाफ के ऊपर। और यही बस कॉमन है इनके बीच में। आगे जाके फिर अब उनकी अनकॉमन चीज़ें आ जाती हैं कि टीसीपी टाहो के अंदर ज़्यादा एक्सट्रीम केस था, इसलिए हम 1 पे आ जाता है, और इसके अंदर हम फास्ट रिकवरी लगाते हैं कि हम एस एस थ्रेश से नीचे आ चुके हैं। जबकि रेनो के अंदर हम एस एस थ्रेश से 3 पॉइंट्स ऊपर ही रहते हैं, तो हम लिनियरली ही आगे जाई जाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो ये होती है कि हम फास्ट रीट्रांसमिशन कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट रिसीव हो रहे थे जिसकी वजह से ट्रिपल एक्स आई हैं। अच्छा जी, ये हो गया टीसीपी कंजेशन कंट्रोल, और इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। अब अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 बहुत ट्रिम डाउन कर दिया गया। चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो सबसे बड़े जो 2 टॉपिक्स थे, ऑब्वियसली सबसे बड़ा तो बीबी है, लेकिन जो बकाया जो 2 सबसे बड़े थे उसके अलावा उन दोनों को निकाल दिया गया। 4.2 हमारे कोर्स के अंदर है ही नहीं, 4.4 हमारे मिड में नहीं है। ठीक है, 4.4 फाइनल में आएगी, 4.2 फाइनल में भी नहीं आ रहे, तो फिर हमारा बहुत शॉर्ट एंड सिलेबस हो जाता है। लेकिन अभी भी 4.3 काफ़ी मोटी चीज़ है, लेकिन 4.1, 4.3 और 4.5 के साथ हम बच जाते हैं। तो इसमें 4.1 और 4.5 सिर्फ और सिर्फ याप है, तो ये वाला थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। 4.3 पे थोड़ा टाइम लगा लेंगे, क्योंकि उधर एक्चुअली बात करने लायक है कोई। तो 4.1 में ये बताया हुआ है कि नेटवर्क लेयर के ऊपर ये पूरा चैप्टर है, और नेटवर्क लेयर के भी ना खाली डेटा प्लेन के ऊपर चैप्टर है। तो ये डेटा प्लेन कंट्रोल प्लेन क्या होते हैं? नेटवर्क लेयर को भी 2 हिस्सों में तोड़ा गया, और वो ये कि लोकल डिसीजंस और ग्लोबल डिसीजंस के अंदर। लोकल डिसीजंस के अंदर आ जाती हैं आपकी चीज़ें जैसे फॉरवर्डिंग है।
हमने चैप्टर 1 में बात की थी काफ़ी डिटेल में, फॉरवर्डिंग वर्सेस राउटिंग वगैरह की। तो राउटिंग वाली जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल प्लेन में आ जाती हैं, और जो फॉरवर्डिंग वाली चीज़ें हैं वो डेटा प्लेन में आ जाते हैं। तो कंट्रोल प्लेन जो है वो लाइक मिली सेकेंड लेवल पे काम कर रहा होता है, डेटा प्लेन जो है वो नैनो सेकेंड लेवल पे काम कर रहा होता है, वो बस इमीडिएट डिसीजन तेज़ कर रहा होता है। कंट्रोल प्लेन थोड़ा सोच के सारी चीज़ें कंसिडर करके सारी चीज़ों को लाइक ऑर्केस्ट्रेट कर रहा होता है। अभी डेटा प्लेन के ऊपर पूरा चैप्टर है, इसलिए पहले कंट्रोल प्लेन के ऊपर ही बात कर लेते हैं, ताकि थोड़ी सी जो बात है इसके ऊपर ख़त्म करें, फिर बकाया फिर डेटा प्लेन के बारे में बात करते रहेंगे। तो कंट्रोल प्लेन के अंदर दो बड़ी अप्रोचेज़ हैं हमारे पास कि राउटिंग किस तरह से करनी है। अब ऑब्वियसली हमें राउटर के इंटरनल्स वाला तो पूरा टॉपिक ही निकाल दिया, तो इतनी भी बात नहीं होगी इसके ऊपर। लेकिन जो सबसे कन्वेंशनल अप्रोच थी ना, जो काफ़ी देर चलती रही और अभी भी चलती है काफ़ी हद तक, वो है एक डिस्ट्रीब्यूटेड किस्म का नेटवर्क है। इन चीज़ों का मतलब बेसिकली हर राउटर के अंदर एक राउटिंग एल्गोरिदम है, और वो सारे आपस में कम्युनिकेट करके एक यूनिफाइड डिसीजन पे आ रहे हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक चीज़ है, और इसके अंदर नेटवर्किंग डिसाइड करने के लिए नेटवर्किंग करनी पड़ रही है, ठीक है। और इसके अंदर आपको इन सब के लाइक राय लेनी पड़ रही है, और सबके साथ कोलैबोरेट करना पड़ रहा है, सबके साथ सिंक्रोनाइज करना पड़ रहा है। लेकिन ये किसी हद तक काफ़ी देर तक सबसे सिंपल अप्रोच थी इस प्रॉब्लम की। लेकिन इसके बाद जाके जो एक चीज़ आई है ना, वो ये थी कि आपका राउटर के अंदर कोई राउटिंग एल्गोरिदम नहीं लगा हुआ। राउटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रिमोट कंट्रोलेबल चीज़ है जो सॉफ्टवेयर के साथ हुकअप हो सकती है, और वो सॉफ्टवेयर किसी नेटवर्क पे चल रहा होगा जिसके थ्रू वो सिग्नल्स भेज रहे सारे राउटर्स को। तो वो आपके पास आ जाते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स। तो कोई मशीन होगी सेंट्रल जो इस पूरे मॉड्यूल को, इस पूरे लाइक क्लस्टर को मैनेज कर रही होगी, और उसके अंदर आपका राउटिंग एल्गोरिदम चलेगा, और वो सारी डायरेक्शंस डाउनस्ट्रीम भेजेगा इनके रिसीवर्स को। तो राउटर्स के अंदर अब अपने अपने राउटिंग एल्गोरिदम चलने की जगह बस एक बाहर एक्सटर्नल राउटिंग एल्गोरिदम को के लिहाज से अडेप्ट करने के लिए मॉड्यूल सेटअप होया होगा। तो ये फ़र्क है। अच्छा, इसके अलावा एक आखिरी छोटी सी जो बात है इसमें, वो ये है कि जिस तरह से हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर में सर्विसेज थी ना, कि उसके अंदर आती थी कि लाइक मिनिमम बैंडविड्थ वगैरह की आती थी, वो डेटा के लाइक सिक्योरिटी के बारे में आती थी, उसके अलावा क्या नाम है अपना, कि जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में आएगा, उसकी इंटेग्रिटी थी, उसके अलावा कंजेशन कंट्रोल की सर्विस थी वगैरह। ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने काफ़ी सर्विसेज की बात की है जो टीसीपी कर भी रहा था पूरी। नेटवर्क लेयर में बहुत ज़्यादा सर्विसेज आ सकती थी, लेकिन इंटरनेट प्रोटोकॉल इनमें से कोई भी नहीं डिलीवर करती। इंटरनेट प्रोटोकॉल एक बेस्ट एफर्ट सर्विस है, मतलब एक गारंटी कुछ नहीं करते, जैसे यूडीपी गारंटी कुछ नहीं करता। कोशिश की गई है इन द पास्ट कि आप इंटरनेट प्रोटोकॉल को थोड़ा मॉडिफाई कर दो कि कुछ चीज़ें गारंटी कर दें, या फिर एक डिफरेंट प्रोटोकॉल डिफाइन की गई थी जो कांस्टेंट बिट रेट वगैरह भी गारंटी कर रही थी। लेकिन दुनिया में चलता सिर्फ वही है IPv4 वगैरह, जो हम जिसके अंदर कोई भी गारंटी नहीं है। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हमारे पास TCP थी जिसके अंदर गारंटीज थी इन सर्विसेज की। वो सारी के लिए सारी चीज़ें गारंटी नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें गारंटी कर रहा था। लेकिन इसके अंदर वो भी नहीं है। बस इतनी थ्योरी लाइक बेसिक्स ही है 4.1 में, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऑनेस्टली नीडेड अ ब्रेक, बोला ही नहीं जा रहा था। खैर, अच्छा, ये हमारा सबसे बड़ा अगला टॉपिक है, और पूरा चैप्टर एक्चुअली है ही यही। इसके अंदर काम की चीज़ें बस यही हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर जो आनी है। तो IPv4 और IPv6 भी आ ही जाता है इसमें, लेकिन स्टिल ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। IPv4 के अंदर जो हमने टॉपिक्स डिस्कस करने हैं ना, सबसे इम्पॉर्टेंट वो है क्लासफुल एड्रेसिंग, ठीक है, नेटवर्क्स और सबनेट्स, उसके अलावा क्लासलेस एड्रेसिंग, फ्रैगमेंटेशन, DHCP और NAT। तो सबसे पहले क्लासफुल की बात कर लेते हैं। आपको पता ही है क्लासफुल एड्रेसिंग के अंदर 5 क्लासेस होती हैं, और वो पहले ऑक्टेट की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स की वैल्यूज़ की बेसिस के ऊपर बताया जाता है कि यार ये वाला जो IP एड्रेस है ना, ये क्लास A का है या B का है या C का है या D का है या E का है। तो
बहुत सिंपल है इसका क्राइटेरिया। इस तरह से पता चल जाता है कि अगर पहला मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ज़ीरो है तो फिर ये क्लास ए का एड्रेस है, एक्सेट्रा। तो ये बात हो गई, ये तो पता चल गया ना बाउंड्रीज़ के हैं। अब इनके कुछ लॉजिकल पर्पसेस भी हैं। वो हैं ये कि अभी इसके ऊपर आते हैं कि वैल्यूज़ कैसे निकालना। क्लास ए के अंदर ना बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा होस्ट होते हैं। क्लास बी के अंदर थोड़े मीडियम लेवल के होते हैं, और क्लास सी के अंदर रिलेटिवली स्मॉल लेकिन फिर भी काफ़ी बड़े 255 होस्ट को सपोर्ट करने वाले नेटवर्क्स की बहुत ज़्यादा मकदार पाई जाती है। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं ना, नेटवर्क्स की मकदार बढ़ती जा रही है और होस्ट की मकदार कम होती जा रही है। तो ये हमें कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और जो बकाया डी और ई हैं, डी है मल्टीकास्टिंग के लिए। मल्टीकास्टिंग का बस आपको मतलब पता होना चाहिए, और वैसे वो भी ना पता हो तो भी चल सही ना। वो यही है कि जब आपने मल्टीपल यूज़र्स को भेजना हो तो उस पूरे यूज़र ग्रुप को रेफ़र करने के लिए भी एक आईपी एड्रेस हो सकता है, और वो वाले जो यूज़र ग्रुप्स को रेफ़र करने के लिए आईपी एड्रेसेस होते हैं ना, वो डी पे आते हैं, क्लास डी पे। और क्लास ए एक बहुत छोटी क्लास है जिसके अंदर बहुत कम एड्रेसेस हैं, और उसके अंदर बस यही है सीन के वो लाइक एक्सपेरिमेंटल फीचर्स वगैरह के लिए रिजर्व किया हुआ। खैर, अब असल बात आती है कि यार मैं देखता रहता हूँ लोगों ने ना बड़ी जल्दी लिखा होता है 0 to लाइक एक सेकंड क्या बनता है, कैलकुलेटर पहले ही खोल देता है, आपको भी पता हो आपने पेपर में क्या करना। लाइक 0 to 127 क्लास ए होता है, 192 से इतना ये होता है, 200 पता नहीं किधर से किधर क्या होता है, तो वो इतनी जल्दी कैसे निकाल लेता है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो इस केस के अंदर आपके पास फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर एक बिट रिजर्व हो गया क्लास ए के अंदर कि ये ज़ीरो ही होगा। बकाया सारे 7 बिट्स के 2 पावर ऑफ 7 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और उनमें से एक कॉम्बिनेशन ज़ीरो वैल्यू भी है। तो इसलिए हम -1 कर देते हैं मैक्सिमम निकालने के लिए, तो वो 0 से लेके 127 तक बनता है। तो ये हमारे 128 कॉम्बिनेशंस हो गए। इसी तरह इस केस के अंदर हमारे पास 2 पावर ऑफ 6 कॉम्बिनेशंस बनते हैं क्लास बी के अंदर, क्योंकि पहले 2 बिट्स रिजर्व हो चुके हैं। तो आप चाहो ना तो 128 के अंदर ही प्लस कर सकते हो 2 पावर ऑफ 6, तो ये 192 आपको अगली बाउंड्री दे देगा। तो ये 128 से 191 तक ना आपका क्लास बी एड्रेसेस होता है। फिर क्लास सी के अंदर जो है वो 192 से लेके 2 पावर ऑफ 5 -1, तो दैट्स 224 223 तक। तो 192 से 223 तक क्लास सी हो गए, और 224 से 2 पावर ये क्या बनता है 4 पे आ गया ना हम, 240 तक ये वाले हैं, और आखिरी जो फिर कुछ बचते हैं वो 255 तक ई के हैं, इस तरह से। तो इस तरह से ये हो जाता कैलकुलेट जल्दी में। अब आपको पता चल गया कि इनकी कोई लॉजिकल पर्पसेस हैं। आपको अगर मैं कोई आईपी एड्रेसेस से दे दूँ, जैसे यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, आप अभी राइट साइड पे इग्नोर करो नेटवर्क एड्रेस ब्रॉडकास्ट वगैरह, आप ये खाली इतना सा हिस्सा देख के बता सकते हो कि लाइक ये किस क्लास का है। अगर आप बता सकते तो चल सी ना, अगर नहीं बता सकते यूर काइंड ऑफ कॉक्ड। तो उसके अंदर यही बोले कैलकुलेटर खोल के थोड़ा सा शुरू हो जाओ। खैर, सबसे पहले आपको जो काम आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि कोई भी आईपी एड्रेस हो ना, आप देख के बता दो ये किस क्लास का है। ठीक है, ये वाले जो है 128 से ज़्यादा है तो ये क्लास ए का नहीं हो सकता, और ये 192 से कम है तो ये क्लास बी का होगा। इस तरह से अगर आपको बाउंड्री वैल्यूज़ ही याद हो जाए तो भी बहुत जल्दी हो जाएगा, और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी कैलकुलेटर पे हो सकता है ये। खैर, आपको पता ही है कि हर ब्लॉक के अंदर कुछ नेटवर्क एड्रेसेस कुछ आईपी एड्रेसेस जो होते हैं ना वो रिज़र्व किए जाते हैं। एक होता है नेटवर्क एड्रेस के लिए, एक होता है सबनेट मास्क के लिए। उसके अलावा वैसे एक और चीज़ भी है कि हर आईपी चलो उस डिटेल में बाद में आएंगे, अभी इसके ऊपर ही रहता। तो अगर मैंने इसके ऊपर बात करनी हो कि अच्छा हाँ, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया, नेटवर्क एड्रेस हो गया।
ब्रॉडकास्ट एड्रेस के अंदर आपके सारे होस्ट वाले जो बिट्स हैं वो 1 हो जाते हैं, नेटवर्क एड्रेस के अंदर होस्ट वाले बिट 0 हो जाता है। इसी तरह एक चीज़ होती है सबनेट मास्क, उसके अंदर जो भी बिट्स आपकी होस्ट आईडी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाले सॉरी नेट आईडी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेटवर्क आईडी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो सारे 1 होते हैं और होस्ट आईडी वाले 0 हो जाता है। तो इस तरह से 255.0.0 वाले होता है, आपको पता ही है सबनेट मास्क इस तरह से कुछ होता है। लेकिन अगर आप किसी क्लास ए एड्रेस पे देखो ना सबनेट मास्क ये, तो इसका ये मतलब होता है कि इसने कोई सबनेट बनाया ही नहीं हुआ। सबनेट होता क्या है वगैरह वो पहले देख लेते हैं। तो CN लैब के अंदर काफ़ी लोगों ने वो किया होगा, सिस्को वाला जो है पैकेट ट्रेसर, कि उसके अंदर हम इस तरह से सबनेट्स बना रहे थे कि एक राउटर होता था और ये सेकंड ये बेसिकली भूल जाओ वैसे किस क्लास का है ये, क्लास C का है वैसे, क्लास C का क्लास D का, आई डोंट रिमेंबर, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो निकला हुआ है, ठीक है, ये क्लास C का है, ठीक है। क्लास C के कुछ एड्रेसेस हैं और वैसे बड़ी बुरी एग्जांपल है, इनको क्लास B का होना चाहिए था। खैर किताब में ये एग्जांपल दी हुई है। सबसे पहले एक बात, सबनेट मास्क समझने से पहले, ये जो सारे होते हैं ना कंप्यूटर्स, ये जो 0.1 वाले हैं, ये जो सारे हैं, ये डायरेक्टली 0.3 वालों से नहीं बात कर सकते, इनको कोई गेटवे चाहिए। और उनके गेटवे जो चाहिए ना, वो एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो उनके नेटवर्क में हो, मतलब इस वाले नेटवर्क में हो, और वो ये राउटर ही है। इसी तरह से इन डिवाइसेस को भी 0.3 वालों को भी एक गेटवे चाहिए और वो ये है, 0.2 वालों को भी एक गेटवे चाहिए और वो वही राउटर है। तो अब आप देखो इस एक डिवाइस को कितनी ज़्यादा IPs मिली हुई हैं। तो इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि टेक्निकली जो टेक्निकल डेफिनेशन होती है ना IP एड्रेस की, वो एक डिवाइस का एड्रेस नहीं होता, वो एक इंटरफेस का एड्रेस होता है। और एक इंटरफेस होती है बेसिकली एक डिवाइस और किसी नेटवर्क के साथ लिंक के लिए नाम। अब वो वाईफाई के थ्रू भी हो सकता है, वो किसी भी थ्रू हो सकता है, बस कनेक्टेड है ना अगर, तो इस कनेक्शन के अंदर जो ये जो लाइन बन रही है इसके दरम्यान, ठीक है, इसके लिए एड्रेस होता है, एड्रेस डिवाइस के लिए नहीं होता। सबसे पहली बात ये हो गई। तो आपको ये सबनेटिंग करने के लिए यूजुअली डिवाइसेस चाहिए होती हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स में आ रही है, लैब वाली बातें हो गई शुरू। काम की बात ये है कि ये सारी जो हैं एक ही ब्रॉडर नेटवर्क में एग्जिस्ट करती हैं, और वो है 223.1, और उसके अंदर इन्होंने सबनेट्स बनाए हुए हैं 0.1 के, 0.3 के और 0.2 के। ये एक बुरी एग्जांपल इसलिए है क्योंकि अभी मैं क्लासफुल एड्रेसिंग पढ़ा रहा हूँ, ये क्लासलेस हुए हैं ठीक है। तो अब थोड़ा वापस आ जाता है। अगर मैंने क्लास A का एक IP एड्रेस में लूँ 43.125.21.0, ये जो है एक वैलिड क्लास A IP एड्रेस है। और ये अगर इसके नेटवर्क एड्रेस की मैं बात करूँ क्या होगा, तो उसका नेटवर्क एड्रेस बनता है 43.0, ठीक है। अब मैं अगर आपको कहूँ कि यार इसका सबनेट मास्क 255.0 नहीं है, इसका सबनेट मास्क 255.255.0.0 है, तो इससे ये पता चलता है कि ये वाला जो हिस्सा है ना 125 वाला, अब ये होस्ट आईडी में नहीं आ रहा, ये सबनेट मास्क के अंदर आ रहा है। तो ये भी किसी नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ ही है। तो में हाँ ठीक है, ये बड़ी बेसिक बात है, अभी सही प्रॉब्लम पे आते हैं। ये तो बस इंट्रोड्यूस कराने के लिए था, मुझे लगा मेरी एग्जांपल ये वाली है, मैं इसकी तरफ आना चाह रहा था। खैर चलो ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है ना, ठीक है सही, चल सही। अब ज़रूरी नहीं है सबनेट मास्क हमेशा 255 और 0, दरमियान की भी कुछ वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसे 192 हो सकती है, 100, उसके अलावा और भी कुछ है, 128 भी हो सकती है। आप इस तरह की वैल्यूज़ देखोगे जो भी लाइक 2 पावर, मतलब जो वैल्यूज़ आप बाउंड्री वैल्यूज़ यहाँ पे देखते थे ना, वही वाली वैल्यूज़ यहाँ पे भी आ सकती हैं। अब मैंने एक एग्जांपल ली है एक IP एड्रेस की जिसका सबनेट मास्क दिया हुआ है 255.192.0.0, ठीक है। अब हमें फाइंड करने को कहा हुआ है कि ये जो IP एड्रेस है ना, ये जिस भी सबनेट के लिए है, उस सबनेट का ना नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस मुझे दे दो, ये सवाल है। तो
अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस आईपी एड्रेस के अंदर होस्ट वाला हिस्सा कौन सा है और नेटवर्क वाला हिस्सा कौन सा है, ये तो बहुत क्लियर है कि पहला वाला जो ऑक्टेट है वो नेटवर्क के अंदर आ रहा है, आखिरी जो दो जो है वो होस्ट में आ रहा है, लेकिन जो दरमियान वाला है ना उसके अंदर दोनों में ही आ रहा है। ठीक है, दरमियान वाला जो ऑक्टेट है उसके अंदर कुछ हिस्सा ऐसा है जो नेटवर्क आईडी के लिए यूज़ हो रहा है और कुछ हिस्सा ऐसा है जो होस्ट आईडी के लिए यूज़ हो रहा है। इसीलिए आपका सबनेट जो मास्क है वो 0 255 के अलावा कोई वैल्यू है। तो अब देखते हैं ऐसे क्या हुआ है जिसकी वजह से 192 आया है। तो इसके लिए ना मैं सेकंड ऑक्टेट को ही खाली एग्जामिन करूँगा, बकाया सबको मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि इंटरेस्ट की चीज़ ही वही है। अभी मैं उसको ही डीकपल करने की कोशिश करूँ जो दो चीज़ें एक साथ मिली हुई हैं। तो यार एस डी रेफरेंस, अच्छा खैर, अब 125 और 192 को ना मैं सबसे पहले ना बस बाइनरी में कन्वर्ट कर दूँगा। मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया ना 192 को, जो मेरा सबनेट मास्क था, तो मुझे साथ ही समझ आ गई क्या हो रहा है। सबनेट मास्क के अंदर क्या होता था, जो बिट्स नेटवर्क के होते थे वो 1 होते थे और जो बिट्स होस्ट के होते थे वो 0 होते थे। तो मुझे पता चल गया कि सेकंड ऑक्टेट के अंदर जो पहले दो बिट्स हैं ना वो हमेशा नेटवर्क के होंगे। तो जो मुझे आईपी एड्रेस दिया गया कोई जिसके अंदर सेकंड ऑक्टेट के अंदर वैल्यू 125 थी, इसके अंदर मेरे काम की चीज़ खाली पहले दो बिट्स हैं और इसके अंदर पहले दो बिट्स है 0 1। तो मेरा जो सबनेट है ना, ये सबनेट 0 1 के अंदर किसी होस्ट के बारे में बात हो रही है। तो इससे मुझे पता चल गया कि अगर मैं नेटवर्क एड्रेस फाइंड करना चाह रहा हूँ तो वो कुछ इस तरह से निकलेगा कि मैं सेकंड ऑक्टेट के अंदर बकाया सारी चीज़ें 0 कर दूँ जो भी होस्ट वाली चीज़ें हैं, और मैं सारी बकाया होस्ट वाली बिट्स को भी 0 कर दूँ। इस वक्त मेरी सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क वाली बिट्स इनेबल्ड हैं जिसके अंदर 0 1 कोई मीनिंगफुल वैल्यू रिप्रेजेंट करी है, और बकाया सारी जो हैं वो आपके जो होस्ट वाले हैं वो सारे 0 हैं। तो इस केस में मुझे पता चला कि ये जो आईपी एड्रेस था ना 35 125 51, इसका नेटवर्क एड्रेस एक्चुअली 3564 है। ठीक है, और अगर अभी तक ये समझ नहीं है कि ये कैसे हुआ है, मेरे पास एक ऐसा केस था जिसके अंदर सबनेटिंग हुई हुई है। ठीक है, और सबनेटिंग इस लेवल पे हुई हुई है कि खाली बस पहले दो बिट्स जो है ना वो डिफ़ाइन करें कि किस सबनेट के अंदर आएगा। इन्होंने आपके लिए आसानी नहीं की हुई जिस तरह से कुछ सवालों में की होती है कि चलो ठीक है यार पूरा ऑक्टेट ही ना सबनेटिंग के लिए यूज़ हुआ है। हमने ऑक्टेट का कुछ हिस्सा सबनेटिंग के लिए यूज़ किया, आगे वाला हिस्सा होस्ट को रेफरेंस करने के लिए। तो मुझे ये पता चला अपने वो जो बिट मास्क था, सबनेट मास्क था, कि पहले दो बिट्स जो है वो होस्ट होंगे। तो फिर मैं अपने एक्चुअल आईपी एड्रेस के अंदर जो सेकंड ऑक्टेट है उसके अंदर देखता हूँ कि पहले दो बिट्स क्या हैं, और मुझे पता चल गया कि ये जो है ना ये होस्ट के बिट्स हैं और ये वाले आपके उल्टा बोल रहा हूँ, ये वाले आपके नेटवर्क के बिट्स हैं और वो वाले होस्ट के बिट्स हैं। सही है, अभी तक खाली इतनी बात हुई है। अब उसी को मैंने अगर कन्वर्ट कर दिया ना, जो मेरे पास बन रहा था नेटवर्क, जो सबनेट बन रहा था, उसी को मैंने होस्ट वगैरह सारा कुछ नल आउट करके कन्वर्ट कर दिया ना अगर मैंने डेसिमल के अंदर, तो मेरे पास 64 आ रहा है, और इस तरह से मैंने नेटवर्क एड्रेस निकाला। अब अगर मैंने ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना हो ना, मैं सारा कुछ 0 करने की जगह सारा कुछ 1 कर दूँगा। तो इसके अंदर सारे होस्ट वाले बिट्स 1 होंगे, मतलब आखिरी दो ऑक्टेट्स तो ऑब्वियसली 255 होंगे ही, लेकिन जो मेरे पास सेकंड ऑक्टेट है जिसके अंदर थोड़ा सा हिस्सा नेटवर्क का था और थोड़ा सा हिस्सा होस्ट का था, उसके अंदर होस्ट वाले बिट्स सारे 1 हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनता है 35.127.255.255। अब इस केस में मैं बस एक कैलकुलेशन के लिए टिप देनी थी कि इस केस के अंदर अगर आप नॉर्मल तरीके से बाइनरी कन्वर्जन करने बैठो ना तो बड़ा लंबा हो जाता है। आप उसकी जगह इसको इस तरह से कर सकते हो कि आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी अगर सारे 1s होंगे, और वो होगी 2 पावर 8 - 1। उसमें से बस वो माइनस कर लो जो बिट ऑफ है, तो इससे ज़्यादा जल्दी निकल जाएगा। तो इस तरह की भी चीज़ें आप कर सकते हो। हाँ, अच्छा जी, खैर ये अभी तक जो हम देख रहे थे, हम बने बनाए सबनेट्स को अब समझ रहे थे। अब अगर हमें कहा जाए कि आपने सबनेट्स बनाने हैं तो उसको किस तरह से हम डील करेंगे। तो आपको एक बहुत बड़ा एड्रेस ब्लॉक दिया हुआ है, क्लास ए एड्रेस ब्लॉक है, तो इसलिए तीनों ही आखिरी 3 ऑक्टेट्स हैं ना वो सारे ही बस होस्ट आईडी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पहला ऑक्टेट जो है ना वो बस नेटवर्क आईडी बता रहे हैं। तो इस केस के अंदर अगर हमें कहा जाए
कि आपने इसको 8 इक्वली साइज्ड सबनेट्स में बांटना है, सही है। तो उसके लिए हमें पता है कि अगर मैंने 8 यूनिक वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करनी है 0 से 7, तो मुझे 3 बिट्स चाहिए, सही है। ड्यूड इतनी इंटरप्शन। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि इतना तो हमें पता चल गया कि 3 बिट्स चाहिए होंगे हमें अपने सबनेट्स के लिए। तो पहला ऑक्टेट तो ले लिया हमारे नेटवर्क ने, जिस नेटवर्क के अंदर सबनेट बना रहे हैं, और अब दूसरे ऑक्टेट के अंदर हम पहले 3 बिट्स रिज़र्व कर लेंगे, जिसके अंदर हम बेसिकली बताएंगे कि ये कौन से सबनेट में बिलोंग करता है। और आगे इस ऑक्टेट के अंदर, सेकंड ऑक्टेट के अंदर बकाया सारे जो बिट्स होंगे ना वो होस्ट आईडी बता रहे होंगे, और उसके आगे जो दो ऑक्टेट्स हैं वो ऑब्वियसली वो भी होस्ट आईडी ही बता रहे होंगे। तो इसके लिए अगर मैंने सबनेट्स डिफाइन करने हो ना, तो एक्चुअली अगर मुझे इतना पता चल गया ना 3 बिट्स हैं, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, क्योंकि अब आपने बस ये देखना है कि कैलकुलेटर निकालता है। ओ भाई ये क्या हो रहा है, इंसान कैल्क। अच्छा, 2 पावर ऑफ अच्छा देखो, आपके पास जो केसेस बनते हैं ना 3 बिट्स के लिए, वो ये बनते हैं। और इन सब में इतना डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप इतना हिस्सा निकाल सकते हो ना, आप बस उसी को ऐड करिए। तो एक्चुअली ये क्या है, ये कुछ इस तरह से होगा, राइट। तो मैं अगर इसको ट्रांसलेट करूं तो ये बनता है 2 पावर ऑफ 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 32। अब मुझे 32 पता चल गया ना, तो मुझे पता चल गया 0 32 32 प्लस 32 64 64 प्लस 32 96। इस तरह से मैं बस प्लस कर ही जाऊँगा और इस तरह से मेरे सारे सबनेट बन जाएगा। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा सबनेट कहाँ शुरू हो रहा है। और ऑब्वियसली 67 वाला फिर चल रहा होगा 67.31.255.255 तक, और इस तरह से आपके 8 सबनेट बन जाएगा, सही है। इसी तरह से आपको सवाल थोड़ा डिफरेंटली भी पूछा जा सकता है। आपको ये बताने की जगह कि वो कितने सबनेट्स चाहते हैं, आपको ये बताया जा सकता है कि वो कितने आईपी एड्रेसेस चाहते हैं, ठीक है। तो अगर वो आपको कहते हैं कि यार जितने भी आप मुझे ब्लॉक्स बना के दे सकते हो ना, जो ईच 1000 आईपी सपोर्ट कर सके, तो मुझे बस बता दो कितने लगेंगे और मुझे बता दो कैसे करोगे वो, ठीक है। ये सवाल आ जाता है। अगर आपको इस तरह के आने के चांस कम है, लेकिन अगर आपको इस तरह का सवाल कर लेते हो ना, जो आएंगे आपके लिए इतने मुश्किल नहीं होंगे। इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए कि लाइक इन नंबर्स की सिग्निफिकेंस क्या है, उनके साथ किस तरह से किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। बस डिफरेंट मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक आईपी ब्लॉक दिया हुआ है क्लास बी का, ठीक है, जिसके अंदर पहले 2 ऑक्टेट्स जो हैं वो आपके नेटवर्क के रेफ़र कर रहे हैं, और आखिरी 2 ऑक्टेट्स जो हैं आपके वो रेफ़र कर रहे हैं आपकी क्या नाम है, आपका जो होस्ट है। तो हमने अगर इसके अंदर 1000 आईपी सपोर्ट करनी होगी एक ऑक्टेट के अंदर, तो ये निकालने के लिए कि कितने बिट्स चाहिए होंगे, मैं कुछ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है फंक्शन, लेकिन अगर आपकी मैथ वीक है और आपका दिल नहीं कर रहा पेपर से एक दिन पहले इसकी पूरी रीजनिंग समझने का, तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि ये याद कर लो कि जो भी अमाउंट ऑफ आईपी एड्रेसेस है ना, जो भी अमाउंट ऑफ कॉम्बिनेशंस है, ये बेसिकली आपको फार्मूला बता रही है, जो सी लॉग वगैरह लिखा हुआ है, लॉग बेस टू 1000 प्लस L 1001 = 10, ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि कितने बिट्स चाहिए आपको एग्जैक्टली 1000 कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट करने के लिए। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ बिट्स है जो आपको चाहिए होगा, सही है। तो आप इस तरह से किसी भी नंबर के लिए ये टेस्ट कर सकते हो। अगर आपको कहा जाता है कि मुझे 3000 आईपीज़ ईच वाले ब्लॉक्स चाहिए, तो आप यहाँ पे 3000 डालते हैं। अगर आपको कहा जाता है 1500, तो आप 1500 डाल देते हैं। तो अगर आपको इसकी रीजनिंग समझ नहीं आ रही तो आप बस रटा मार लो, मैं ये रेकमेंड करूँगा। पेपर से एक रात पहले यही हो सकता है। तो ये एक बड़ा सिंपल फार्मूला है। इसके अंदर बस मैंने ना लाइक मैं क्यों समझा रहा हूँ, मिस कराओ, ठीक है। जिसको आता होगा वो समझ गया होगा खुद ही। आगे चलता हूँ।
इतना मुझे पता चल गया अपनी कुछ थोड़ी सी मैथमेटिकल रीजनिंग के थ्रू कि 10 बिट्स मुझे मिनिमम चाहिए। वैसे इसका आसान तरीका ये भी है, अगर आपने फॉर्मूला नहीं याद करना ना, आप देखो, आप चाहते हो 1000, तो आप पहले चेक करो 2 पावर 5 कितना होता है, आप चेक करो 2 पावर 6 कितना होता है। ये बता रहा है कि 6 बिट्स में कितनी वैल्यूज़ आ सकती हैं। फिर आप 8 पे आओ, फिर आप इसी तरह से आ जाओ पावर 9 पे, 2 पावर 10 पे। अब ये देखो, ये 1000 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन हैं, तो मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ 10 बिट से, ये ज़्यादा सिंपल होगा प्रोबेबली। ये मैं इतना एवी घुमा रहा हूँ, ठीक है, उसको मिस कराऊँ। इसी चीज़ को अप्लाई किया हुआ है बेसिकली उस फार्मूले के अंदर, जो अभी हमने लाइक डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ किए ना, वो बस एक फार्मूले से वही सारा कुछ हो रहा है। खैर, मुझे बड़ी उलझन हो रही थी क्योंकि मैं बताया नहीं था। खैर, अच्छा, तो 10 बिट्स आपके हो गए इसके लिए कि 10 बिट्स होंगे आपके होस्ट के। बकाया जो आपके बिट्स बचते हैं ना आपके ओरिजिनल नेटवर्क आईडी के अंदर, मतलब ये वाला जो हिस्सा जो आखिरी 2 ऑक्टेट्स में स्पेस बच रही थी, तो एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं, 2 में 16 होंगे। तो आपके जो आखिरी 6 बिट्स हैं ना, जो इसके अंदर पहले 6 बिट्स हैं वो हो जाएंगे आपकी नेटवर्क सबनेट आईडी के लिए। आगे वाले जो होंगे ना बकाया 10 बिट्स, वो आपको बता रहे हो कि होस्ट कौन सा है। तो इतनी समझ आ गई। और यहाँ पे बस एक्स्ट्रा कुछ बातें की हुई है कि असाइनेबल आईपी एड्रेसेस अगर कहा हो तो इसका मतलब आपने -2 करना है। अगर आपसे खाली आईपी एड्रेसेस पूछा हो, यूनिक आईपी एड्रेस वगैरह, तो आपने -2 वगैरह का नहीं देखना। असाइनेबल का कीवर्ड दिमाग में रखना है। असाइनेबल का है तो -2 हमेशा लाजमी होगा। एक माइनस हो रहा है ब्रॉडकास्ट के लिए, एक माइनस हो रहा है नेटवर्क एड्रेस के लिए। अच्छा, अब इसी को थोड़ा सा मैंने आगे और खींचा हुआ है कि आपके पास ओरिजिनली 32 बिट्स थे, उसमें से मतलब बड़ा घुमा फिरा के एक ही बड़ी सिंपल बात की हुई है कि 6 बिट्स होंगे आपके सबनेट्स के लिए। तो अगर आप देखना चाहते हो कितने सबनेट्स बन रहे हैं, तो बनते हैं 2 पावर 6 सबनेट्स। तो 64 यूनिक सबनेट्स बन रहे होंगे इसके अंदर। तो आप इस पूरे ब्लॉक के अंदर जो आपको दिया गया था, आप 64 ब्लॉक्स ऐसे बना सकते हो आईपी एड्रेसेस के, जिसके अंदर ईच 1000 से थोड़े से ज़्यादा यूज़र सपोर्ट करें। अच्छा जी, ये बड़ी बातें हमने करनी है क्लासफुल एड्रेसिंग की। क्लासफुल एड्रेसिंग के अंदर हमने सबनेट्स की भी बात कर ली है, हमने उसके जिस भी तरह से सवाल आ सकते हैं उसकी बात कर लिया। अब हम बात करते हैं क्लास लेस एड्रेसिंग की। अब ये जो क्लासफुल एड्रेसिंग थी ना, ये एक बहुत पुरानी चीज़ है। अब हम क्लासफुल एड्रेसिंग नहीं करते, हम क्लास लेस एड्रेसिंग करते हैं। तो क्लास लेस एड्रेसिंग के अंदर ना, ये जो हमने अभी बातें की हैं कि पहला बिट रिजर्व्ड है वगैरह, इस तरह का कुछ भी नहीं रहा अब, ठीक है। इस दुनिया में इस तरह का कुछ भी नहीं है। सारा कुछ आपको बस बताता है सबनेट मास्क। और सबनेट मास्क भी हम पूरा नहीं लिखते, हम उसकी जगह ना ये साइडर नोटेशन यूज़ करते हैं। CIDR, साइडर इसको पढ़ता है, ठीक है। तो ये जो स्लैश वाली नोटेशन है ना, ये बेसिकली बता रही है कि ये एक नेटवर्क एड्रेस लिखा हुआ है। और इससे ये पता चल रहा है कि पहले 5 बिट्स नेटवर्क के लिए रिजर्व है, बकाया सारे होस्ट के लिए रिजर्व है। तो ये जो आपके सामने लिखा आ रहा है ना, एक क्लासफुल एड्रेसिंग में कभी भी लीगल ना होता। आप जितनी मर्जी आप रिवर्स सबनेटिंग थोड़ी कर सकते हो। आपको ब्लॉक ही मैक्सिमम उन्होंने लाइक पहले 8 होस्ट रिजर्व करके दिया होता है, तो कभी भी ये लीगल ना होता क्लासफुल एड्रेसिंग के अंदर। लेकिन अगर आपके सामने इस तरह से क्लासलेस में आ जाए तो ये टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन बहुत रेयर है, ठीक है। तो बेसिकली हुआ ये था कि पहले क्लासफुल चलती रही थी, फिर बकाया बीच में कोई सुराख बच गए थे ना, वो पूरा करने के लिए क्लासलेस एड्रेसिंग भी आ गई। तो अक्सर आपको एड्रेसेस जो क्लासलेस में भी मिलेंगे ना, वो क्लासफुल की जैसे ही मिलेंगे। उन्हीं सारी कन्वेंशंस को फॉलो कर रहे होंगे कि अगर शुरू 4 से मतलब अगर शुरू लाइक 128 से कम वाले ऑक्टेट में आ रहा है, तो उसके अंदर ये लाइक आपका जो सबनेट मास्क होगा वो खाली पहला ऑक्टेट सबनेट मास्क में आ रहा होगा, बकाया सारे ज़ीरोज़ होंगे। तो कन्वेंशंस वही आपको नज़र आएंगे क्योंकि हिस्ट्री है और वो वाली चीज़ें रिजर्व्ड है पहले के। लेकिन क्लासलेस एड्रेसिंग में वो कंस्ट्रेंट्स हटा दी गई हैं। अब कोई ज़बरदस्ती है नहीं थियोरेटिकली स्पीकिंग कि ऐसा ही होना चाहिए। उसकी जगह बस आपको एक सबनेट दे दिया हुआ है और आपको एक IP दी हुई है। अच्छा, लेकिन हम वैसे इतनी डिटेल में नहीं पढ़ते, हम बस प्रिटेंड करेंगे कि जब भी क्लासलेस की बात हो रही है इसका मतलब स्लैश वाली नोटेशन इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी बातें कर ली। अब आखिरी जो एक सवाल आ जाता है, मैथ वाली बातें बस ख़त्म होने वाली हैं, वो यही है कि
ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा इक्वल साइज़ के सबनेट्स चाहें। हो सकता है कि अगर आप डिफरेंट सूबों में बांट रहे हो, पंजाब के अंदर ज़्यादा इंटरनेट के यूज़र्स हों एज अपोज टू मे बी लाइक बलूचिस्तान, तो आप चाहोगे कि आपके जो अब साइजेस हैं ना सबनेट्स के वो डिफरेंट हो। और वैसे ये जो इतनी हम खपाई कर रहे हैं सबनेट्स पे क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये राउटिंग ईजी बनाता है। आप उसके अंदर फिर लाइक खाली पहले बिट्स कंपेयर करके जियोग्राफिकली करीब जगहों को मतलब ज़्यादा करीब आईपी एड्रेसेस देते हो। तो वीएलएसएम के अंदर हम इसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ये कुछ ऐसी चीज़ें पॉसिबल बनाता है जो कांस्टेंट साइज़ में नहीं पॉसिबल। तो जैसे वो पंजाब वाली एग्जांपल थे, बस इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है। ये बस एक एग्जांपल देख लो, इस तरह से ही होता है कि आपको सवाल इस तरह से दिया होगा कि आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है क्लास सी का, मतलब आपके पास 255 आईपी एड्रेसेस हैं। असाइनेबल नहीं कहा हुआ, बस आईपी एड्रेसेस कहा हुआ है, तो आप असाइनेबल भूल जाओ। तो इसको आपने अगर डिवाइड करना हो इन सबनेट्स के अंदर तो किस तरह से करोगे? तो बहुत सिंपल है, इसको अगर हम सॉल्व करें। पेंट टाइम भाई, ये मैं ज़रा रिक्वायरमेंट्स निकला था, ये रिक्वायरमेंट्स हमारी। अब हमें पता है कि अगर पहला बिट 1 कर दें ना और आगे सारा 0 कर दें, तो ये जो नंबर बनता है बाइनरी के अंदर ये 128 होता है, ठीक है। तो 128 कॉम्बिनेशंस बेसिकली बनते हैं इतने हिस्से के। प्रोडक्ट रूल लगाया यार, अगर आपके पास 7 ज़ीरोज़ हैं, 7 बाइनरी डिजिट्स हैं जो 0 भी हो सकते हैं 1 भी हो सकते हैं, तो 2 कॉम्बिनेशंस ईच एन को मल्टीप्लाई करी जाओ तो आपके पास 2 पावर 7 बन जाएगा। तो इतने कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट करते हैं अगर आप पहला वाला बिट फिक्स कर दो। ये वाला आपने सबनेट के लिए फ़िक्स कर दिया, इस तरह से हो जाएगा। तो ये 128 होस्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब आपके पास बकाया बचे हैं 128 और आईपी एड्रेसेस जो आप अलॉट कर सकते हो। अब आप इसके अंदर भी मज़ीद सबनेटिंग कर देते हो, आप इसके अंदर एक एक्स्ट्रा 0 वाली पार्टीशन बना देते हो, एक 1 वाली बना देते हो। तो अब इसके अंदर जो कॉम्बिनेशंस होंगे ना वो 2 पावर 6 होंगे। तो ये वाले जो होंगे ये मैक्सिमम 64 होस्ट को कैटर कर सकते हैं। तो मुझे एक के अंदर 62 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 62 वाले दे देता हूँ। तो ये मेरा सबनेट ए हो गया, ये मेरा सबनेट बी हो गया। लेकिन इस वाले के ऊपर अभी मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि ये जगह ज़ाया कर रहा है और मुझे 2 चाहिए, 1 नहीं चाहिए। तो मैं इसको मज़ीद सब डिवाइड कर देता हूँ, तो ये इस तरह से हो जाएगा। और यूँ आपका फिर आगे यहाँ पे होस्ट आ जाएंगे, ये सारे आपके नेटवर्क के हो गए बिट्स, ठीक है। तो इस तरह से आपकी होती है वेरिएबल लेंथ। और अगर कभी भी आपको सॉर्टेड ना दिया हो ना, अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए सॉर्ट कर देना पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में, इस तरह से, क्योंकि वरना फिर बैक ट्रैकिंग वगैरह करनी पड़ सकती है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अच्छा, मैथ यहाँ पे ख़त्म हो गई है, अब आगे चलते हैं। थोड़ी सी मैथ अभी आएगी बाद में, लेकिन बस अब थोड़ी देर खाली थ्योरी है। तो आईपी एड्रेसेस मिलते कैसे हैं? अगर मैं अपने लाइक फ़ोन ऑन किए है और मैंने लाइक अपने घर के वाईफाई के साथ कनेक्ट किया है, तो मुझे जो आईपी एड्रेस मिल रहा है कैसे मिल रहा है? तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल होती है, उसको कहते हैं DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसके अंदर एक 4-वे प्रोसेस होती है जिसके अंदर सारे ना बस किसी अभी आपको आईपी एड्रेस मिला नहीं होता, लेकिन आप आईपी फिर भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप एक कोई डमी आईपी एड्रेस होता है रिजर्व्ड। इस एग्जांपल के अंदर सिंप्लीफिकेशन के लिए उन्होंने 00 रखा हुआ है कि आपका शुरू के अंदर जब नहीं मिला हुआ आपका 0.0.0.0 आईपी एड्रेस है। तो इस एड्रेस के साथ ना आप एक ग्लोबल ब्रॉडकास्ट भेजते हो, जो भी कनेक्टेड है, कहीं भी कनेक्टेड है उसको। आपको क्योंकि भी पता नहीं होता कि आप किस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो, आप बस कनेक्ट हो गए हो किसी तरीके से, आपको कुछ भी नहीं पता किसी भी चीज़ के बारे में, आपको नहीं पता कितनी सबनेटिंग हुई है, आपको कुछ भी नहीं पता। आप बस एक फ़ोन हो जो कनेक्ट हुआ है बेबी, आपको अभी आईपी भी मिलनी है, आपको भी कुछ भी नहीं पता। तो इस केस के अंदर ना आप एक ब्रॉडकास्ट भेजते हो और कोई भी अगर उसको पकड़ लेता है ना, इसको कहते हैं DHCP डिस्कवर सिग्नल। तो जब आपका डिस्कवर सिग्नल कोई पकड़ लेता है ना, कोई DHCP सर्वर, तो वो आगे से एक और ब्रॉडकास्ट भेजता है तमाम डिवाइसेस को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो दूसरा एरो जा रहा है DHCP ऑफर का, इसके अंदर सोर्स वेल डिफाइंड है। सोर्स एक वही है DHCP सर्वर की IP लिखी हुई है, और डेस्टिनेशन जो है वो एक ब्रॉडकास्ट है। तो वो 255 255 255 255
और ये उसी पोर्ट पे भेजेगा जिस पोर्ट से ओरिजिनली आया था। तो ये एक काबिल गौर चीज़ है कि आप साथ पोर्ट भेज रहे होते हैं इन चीज़ों में। तो मेरे फ़ोन ने अपना कोई पोर्ट नंबर भेजा था कि पोर्ट नंबर ये इस वक्त कनेक्ट करना चाह रहा है। तो ये बात हो गई। उसके बाद ना DHCP ऑफ़र के अंदर ना आपको एक IP एड्रेस ऑफ़र होता है कि आप ये वाला IP एड्रेस ले लो। इसके ऊपर आप DHCP रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि मैं ये वाला IP एड्रेस चाहता हूँ। अब आप कहोगे यार सीधा एक्सेप्ट कर लो, बात ख़त्म करो, ये क्या है कि मैं अभी उसने ऑफ़र किया फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये क्या हो रहा है। लेकिन मसला तब आता है जब मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हो रहे हो। अगर ये तो सिंप्लीफाइड एग्जांपल है ना, अगर मल्टीपल हो रही हो ना तो जब वो ब्रॉडकास्ट करता है ऐसा हो सकता है कि 2 डिवाइसेस समझ लें कि ठीक है यार ब्रॉडकास्ट के अंदर आ गए कि ये वाला फ्री है, मैं पकड़ लेता हूँ, और दोनों अस्यूम करके बैठ जाएं कि यार ये मेरा IP एड्रेस है। उसको अवॉइड करने के लिए ना ये 4 वे सिस्टम बनाया हुआ है। जिस तरह से हमने वो TCP के अंदर देखा था 2 वे के अंदर मसले आ रहे थे एक्स्ट्रा एरोज़ वाले, इसके अंदर 3 वे के अंदर भी मसले आ रहे थे, इसके अंदर 4 वे बना दिया हमने। तो DHCP डिस्कवर है, DHCP ऑफ़र है, उसका रिक्वेस्ट है और एक्नॉलेजमेंट है। तो ये एक 4 वे प्रोसेस है जिसके अंदर सबसे पहले आप चीखते हो कि कोई DHCP सर्वर है, अगर होता है तो आपको एक IP एड्रेस ऑफ़र करता है। फिर आप कहते हो यार मैं ये लेना चाहता हूँ IP एड्रेस, फिर वो कंफर्म करता है कि ठीक है इस मशीन को मैंने ये IP एड्रेस दे दिया। तो ये 4 वे प्रोसेस होती है जिसके बेसिस के ऊपर आपके सारी डिवाइसेस को IP मिलती है। अब इस सब के लिए ऑब्वियसली DHCP सर्वर होना ज़रूरी है। खैर तो DHCP सर्वर जो है ना वो खाली IP देने के अलावा ना और भी कुछ काम करता है, क्योंकि ये भी हम CN लैब के अंदर अगली जो लैब्स आ रही हैं उसके अंदर जाके ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे डिफ़ॉल्ट गेटवे वगैरह के बारे में, लेकिन आपकी डिवाइस को वो भी पता होनी चाहिए यूजुअली। तो वो भी इंफॉर्मेशन ना DHCP सर्वर दे देता होता है। सबनेट मास्क के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। जो लोकल DNS सर्वर है उसका IP एड्रेस और नेम भी दे देता है DHCP सर्वर। तो DHCP सर्वर कोई हल्की चीज़ नहीं है कि खाली IP एड्रेस के इस काम के लिए, वो और भी काम करता है। उसका मकसद ये होता है कि डायनामिकली होस्ट को कन्फिगर करे। कैसी बात है, शायद इसीलिए इसका नाम ही रखा गया था। अच्छा, DHCP में बस यही है। अब NAT आ जाता है आगे, वो यही है कि दुनिया में डिवाइसेस IPv4 एड्रेसेस से ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके हल के लिए ना हमने कुछ ब्लॉक्स रिजर्व किए हैं प्राइवेट IPs के लिए। और प्राइवेट IPs ये हैं कि मेरी इस वक्त अगर मैं यहाँ पे जाके IP कॉन्फ़िग लिखूँ, यहाँ पर मैंने IP कॉन्फ़िग लिख दी है, तो मेरे पास जो यहाँ पे एड्रेस आ रहा है ना, ये आ रहा है 192.168.10.2। ये जो है ना ये एक प्राइवेट IP एड्रेस है, और हो सकता है कि आपके इस वक्त जिस फ़ोन से आप ये वीडियो देख रहे हो उसका भी यही IP एड्रेस है। तो आप कहोगे यार नहीं IP एड्रेस तो यूनिक होते हैं, लेकिन प्राइवेट IP जो होते हैं ना वो लोकल नेटवर्क के अंदर खाली होते हैं। तो ये लोकल नेटवर्क के अंदर मुझे एक प्रिटेंड IP दी गई है, जबकि इस घर में जो भी सारे लाइक इंटरनेट ट्रैफिक जा रही है ना वो एक ही IP से जा रही होती है, और वो मेरे मॉडेम की IP है, और इसी तरह से आपके घर में। तो प्राइवेट IP पब्लिक IP का डिफरेंस होपफुली आपको पता ही होगा, यही है बस, ठीक है। तो कुछ रिजर्व्ड हैं ब्लॉक्स, उनके अंदर ट्रांसलेट करने के लिए बैक एंड फोर्थ एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। उसके लिए एक टेबल लगा होता है बस आपके होम राउटर पे। तो एक वैन साइड एड्रेसेस होते हैं, एक साइड पे लैंड साइड एड्रेसेस होते हैं, और अगर कोई वैन साइड हो रहा होता है उसको लैंड में कन्वर्ट करता है, कोई लैंड साइड होता है तो उसको वैन में कन्वर्ट करता है। तो बस ये एक की वैल्यू पेयर होता है, दोनों साइडों पे यूनिकनेस होती है, पोर्ट भी मैपिंग कर देता है, सारा कुछ कर देता है। इसका फ़ायदा यही है कि दुनिया में IP एड्रेसेस मशीनों से कम है, तो मशीन ज़्यादा हैं, तो इसलिए रिज़र्व कर दिए मैं कि आप सबके एक्चुअली मिला के एक ही IP है। अपने पास इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए आप ये रिज़र्व ब्लॉक यूज़ कर सकते हो, और वो रिज़र्व ब्लॉक बहुत ज़्यादा जगहों पे रीयूज़ हो रहा है। अच्छा, इसके कुछ क्रिटिसिजम्स हैं। ये है कि सर्वर अगर आपने कोई सेटअप किया हुआ है ना, लाइक गूगल का भी सर्वर अगर है ना, अगर वो IPv4 पे चल रहा होता ना तो उसको भी पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ती है, उसको भी एक एक्स्ट्रा लेयर डालनी पड़ रही है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की, कि आप एक प्राइवेट IP पहले ले रहे हो फिर आप उसके अंदर पब्लिक IP बना रहे हो। ये थोड़ा सा मसला होता है पोर्ट फॉरवर्डिंग वगैरह का, क्योंकि अब दुनिया है ही इस तरह से सेटअप के इंटरनेट काम ही इस तरह से करता है, तो अब आप सर्वर्स को भी फोर्स कर रहे हो इस पोजीशन में। तो ये एक थोड़ी सी अनडिज़ायरेबल चीज़ है कि एक्स्ट्रा बिना वजह का एक लिंक डाल रहे हो।
उसके अलावा ये है कि अगर आपको यही मसला है कि भाई IP एड्रेसेस कम है तो आप IPv6 पे आ जाओ, IPv4 पे क्यों लगे हुए? तो यही यहाँ पे डिस्कशन आती है। तो नेट के बारे में आपको बस इतना ही पता होना चाहिए। अब हम IPv4 ख़त्म करने से पहले ना उसके थोड़े से फॉर्मेट को देख लेते हैं कि एक्चुअली स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। नाइस बैकग्राउंड नॉइज़ यार, अच्छा। तो सबसे पहले होगा IP का वर्जन कौन सा है, IPv4 है, IPv6 है, ये बताने के लिए सबसे पहला नंबर होता है ये। उसके बाद बता रहा है कि हेडर की लेंथ कितनी है, क्योंकि इसके अंदर भी वेरिएबल लेंथ होती है, ऑप्शंस हो सकती हैं इसके अंदर भी, जैसे TCP के अंदर वेरिएबल लेंथ होती है। फिर ये कुछ चीज़ें टाइप ऑफ सर्विस वगैरह, ये इग्नोर करो, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे काम की चीज़ है कि ये 16 बिट के अंदर ना डेटाग्राम लेंथ है। अब इसके बारे में थोड़ा सा सोचो, अगर आपका डेटाग्राम लेंथ की जो फील्ड है उसके अंदर 16 बिट्स आ सकते हैं, तो वो मैक्सिमम वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर सकता है? तो इससे ये पता चलता है कि मैक्सिमम जो आपके पास डेटाग्राम के अंदर पेलोड होगा ना, या फिर पेलोड भी नहीं, मेरा ख्याल पूरा एज अ होल जो पूरा है ना, उसका साइज होगा 65,535 बाइट्स, ये बाइट्स में। तो कोई भी सिंगल डेटाग्राम ना इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर ट्रांसपोर्ट लेयर इससे कोई बड़ी चीज़, कोई बड़ा सेगमेंट भेज रही है तो वो मल्टीपल डेटाग्राम्स में बट के जाएगा। अच्छा, ये बात हो गई। ये तो थी कि अगर ट्रांसपोर्ट लेयर से बड़ा पैकेट आया तो उसके अंदर ये साइज़ लिमिट है। लेकिन IPv4 डेटाग्राम्स को मज़ीद फ्रैगमेंट भी किया जाता है। कभी कभी आपका जो एक्सेस लिंक है ना, उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट हो सकती है कि आपके पास मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट कोई लेट्स से 1500 बाइट्स का है, और अक्सर लिंक्स का होता है, हर लिंक का कोई मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट होता है, और वो यूजुअली IPv4 की थियोरेटिकल मैक्सिमम से कम ही होता है, ठीक है। तो आपको अक्सर बार ये करना पड़ता है कि आपको इस IPv4 डेटाग्राम को भी ना मज़ीद फ्रैगमेंट करना पड़ता है, जिसके लिए ये फ्रैगमेंटेशन, ऑफसेट फ्रैगमेंटेशन फ्लैग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो अब हम उसको थोड़ा सा देखने वाला है। तो ये वही बात है कि MTU यूजुअली अब्रीविएशन होती है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट की, आप काफ़ी जगह देखोगे। और इन सब के अंदर ना डेटाग्राम ID एक शेड होती है कि ये 16 बिट आइडेंटिफाई ना बता रहोगे किस डेटाग्राम के लिए फ्रैगमेंट है। तो बेसिकली हुआ ये कि मैं आपको कुछ भेज रहा था HTML, आपको कोई HTTP चीज़ भेज रहा था, ये एप्लीकेशन लेयर का काम है, ठीक है। उसने ना उसको डिफरेंट सेगमेंट्स में बांट के ना नेटवर्क लेयर को, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आए, इसने ट्रांसपोर्ट लेयर को दिया HTTP का एज इज, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर ने ना, चाहे आपने लाइक UDP लगाई है या वो लगाई है, क्या नाम है, TCP लगाई है, दोनों सूरतों में वो डिफरेंट छोटे छोटे हिस्सों में ना बांट के आपको दे रहा होगा वो डेटा। तो डेटा इस तरह से होता जा रहा है, डेटा का यूनिट। तो शुरू में एक ही मोनोलिथिक सा यूनिट था कि एक बढ़िया सा मैसेज है, उसके बाद जाके ट्रांसपोर्ट लेयर में जाके ना वो छोटे छोटे हिस्सों में हो गया। अब हर चीज़ एक नीट सा लाइक डेटाग्राम है, और इधर जाके ना नेटवर्क लेयर में ये मज़ीद पैकेट्स में डिवाइड हो गया था। अब हम जो करने जा रहे हैं ना वो ये है कि नेटवर्क लेयर के अंदर जो पैकेट्स में डिवाइड हुआ था ना, उसके अलावा इन छोटे वाले पैकेट्स को भी, जो कि एक पैकेट का पैकेट है, उसको पैकेट्स में बांट रहे हैं, ठीक है। और इसकी वजह सिर्फ ये है कि आपके पास जो मीडियम है ना ट्रैवर्सल का, उसका कोई मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है। तो ये इसके लिए फ्रैगमेंटेशन यूज़ होती है। अब कांस्टेंट डेटाग्राम ID होती है कोई, जो इस चीज़ के लिए कि ये अगर फ्रैगमेंटेशन में ना कर रहा होता तो इसकी क्या ID होती है, यहाँ पे ये होता है। और इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब मल्टीपल फ्रैगमेंट्स आ रही होती है कि कौन सी फ्रैगमेंट किस डेटाग्राम की है, सही है। अब इसी तरह से फिर IPv4 के जो फॉर्मेट है, जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक रिजर्व बिट स्पेस होती है कि 13 बिट्स ये वाली जो है ना, ये ऑफसेट के लिए होंगी, ये वाली जो है इसके लिए होंगे, एक्सेट्रा। तो इस तरह से कुछ होता है। उसके अलावा एक होता है फ्रैगमेंटेशन फ्लैग। फ्रैगमेंटेशन फ्लैग बेसिकली हम ये बताने के लिए कि कितने फ्रैगमेंट्स में बांटा है, हम फ्रैगमेंटेशन फ्लैग यूज़ करते हैं। अगर कोई भी फ्रैगमेंटेशन नहीं हुई ना तो ज़ीरो होगा, कि खाली यही एक मैसेज है। अगर मल्टीपल फ्रैगमेंट्स में बांटा हुआ है
तो पहले n-1 फ्रैगमेंट्स के अंदर फ्रैगमेंटेशन फ्लैग ऑन होएगा और आखिरी वाले के अंदर ऑफ होएगा, ये इंडिकेट करने के लिए कि अब आखिरी फ्रैगमेंट भेज दिया गया। अब थोड़ा वैल्यूज़ के ऊपर आते हैं तो ये ज़्यादा समझना शुरू होएगा। आपके पास एक ओरिजिनली डेटाग्राम था, आईपी नेटवर्क लेयर लेवल डेटाग्राम की बात कर रहा हूँ, यूडीपी लेवल की बात नहीं कर रहा, ट्रांसपोर्ट लेवल की बात नहीं कर रहा, नेटवर्क लेवल के ऊपर आपके पास एक 4000 बाइट्स का डेटाग्राम था। उसको आप ट्रांसमिट करना चाह रहे हो, लेकिन मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट ना आपके मीडियम का 1500 बाइट्स है, तो ऑब्वियसली आप इसको एक साथ नहीं भेज सकते। तो सबसे पहले आप अपने डेटाग्राम के अंदर से ना 20 बाइट्स निकालते हो हेडर के और देखते हो आपका पेलोड था क्या। आपका पेलोड था कोई 3980 बाइट्स का, ठीक है। अब थोड़ी सी यहाँ पे हम चीटिंग कर रहे हैं। इसके अंदर आप देख सकते हो कि हर रो 32 बिट्स की है और यहाँ पे 5 रोज़ हैं, तो इनको अगर आप करो ना तो ये बेसिकली बन 20 ही जाता है। लेकिन ये ऑप्शंस वाली ऑप्शनल फील्ड भी है, इसको हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि एग्जिस्ट नहीं करते। अपनी कैलकुलेशंस में हमने प्रिटेंड करना है कि IPv4 कांस्टेंट साइज़ है, जबकि नहीं है, लेकिन हम प्रिटेंड करेंगे कि है, क्योंकि इतनी डिटेल में कोई नहीं जाता। तो डेटा इक्वल्स 3980 बाइट्स, तो हम अस्यूम कर रहे हैं कि 20 बाइट्स जो हेडर था हमने वो निकाल दिए, अब आगे खाली डेटा पड़ा हुआ है, हमारा पेलोड पड़ा हुआ है। अब हमने 3980 बिट्स भेजने हैं, लेकिन हमारा मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट 1500 बाइट्स है, तो हम एक डेटाग्राम में नहीं भेज सकते, इसको मल्टीपल डेटाग्राम्स में भेजना पड़ेगा। तो इसके लिए डेटा सेंड पर फ्रैगमेंट जो मैक्सिमम हो सकता है वो होगा MTU-20, क्योंकि 20 तो आपका वो रैपर चढ़ जाएगा ना ऊपर IP का, कि उसने अपना हेडर लगाना होगा। तो 20 बाइट्स आपके IP के हेडर के हो गए हर किसी, क्योंकि हर फ्रैगमेंट के ऊपर अपना IP का हेडर लगा होगा। और उसके बाद आपका इस तरह से आप डिसाइड कर सके एक फ्रैगमेंट में कितना भेजना। तो मैं एक फ्रैगमेंट में थियोरेटिकली 1500 बाइट्स भेज सकता था मैक्सिमम। अब उसमें से 20 बाइट्स रिजर्व हो गए मेरे हेडर के लिए, तो मैं अपने एक्चुअल डेटा में से ना, जो मेरे पास यहाँ पे 3980 था, तो 3980 इसमें से मैं माइनस करूँ 1500 बाइट्स, और ये 1500 बाइट्स मैंने ट्रांसमिट कर दिए इन फ्रैगमेंट 1। अब मेरे पास पड़े 2480 बाइट्स जो मैंने अभी ट्रांसमिट करने हैं, तो उसके लिए मैं एक और फ्रैगमेंट भेज देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब मेरे पास आखिरी कोई 980 रह गए, इसको मैं एज इट इज़ भेज देता हूँ, क्योंकि ये MTU से कम, तो इस तरह से हो जाएगा। और मैं गलती कर दिया, 1500 से नहीं माइनस हो रहा होगा ये। 3980 हमारा डेटा है, इसको हम माइनस कर रहे होंगे एक्चुअल डेटा जो सेंड हो रहा है। अगर मैं पहले 1500 से कर रहा था, उसमें गलती ये थी कि मैं जो बार बार IP का नया हेडर लग रहा है उसको भी मैं इंक्लूड कर रहा था कि ये देखो डेटा जा रहा है। ये डेटा नहीं जा रहा है, ये IP का हेडर लग रहा है। एक्चुअल जो यूज़फुल डेटा है पेलोड का वो 1480 बाइट्स जा रहा है। तो 1480 से माइनस किया, फिर माइनस किया, अब आपका 1020 आ गया। इस तरह से मैंने निकाली है वैल्यूज़, ठीक है। अब अगर इसके अंदर मैंने देखना हो थोड़ा और डिटेल में कि फ्रैगमेंटेशन फ्लैग की मैं बात कर रहा था कि 110 होगी, तो इस तरह से पता चल जाएगा फ्रैगमेंटेशन फ्लैग 1 के ऊपर कि यार ऑफसेट 0 वाले का 1 था, उससे अगले वाले का 1 था, और जो सबसे लेटेस्ट ऑफसेट वाला था ना उसका 0 था, तो ये इधर ही ख़त्म हो रहा है। इससे उसको पता चल जाएगा कितने फ्रैगमेंट्स हैं। अब आप नोट करोगे कि यार मैं ऑफसेट भेज रहा हूँ, ये अजीब सी वैल्यूज़ क्यों आ रही हैं। मेरे दिमाग में तो ये आता है कि यार 1480 डाल दो दूसरे वाले के अंदर, कि मैं 1480 बाइट्स भेज दी मैं, उससे अगले वाले में 2960 डाल दो, समझ आती है कि मैंने इतने बाइट्स भेज दिए, इतना ऑफसेट है। तो ये 185 370 कहाँ से आ गया। तो ऑफसेट का जो दरअसल फॉर्मूला है ना वो है डेटा सेट बाई 8 डिवाइडेड बाई 8। अब सवाल ये बनता है भाई क्यों, तो उसके लिए हमें फिर से ना इसके IPv4 डेटाग्राम का ना जो स्ट्रक्चर है उसको देखना पड़ेगा। इसके अंदर जो है ना हमने काफ़ी बात की थी डेटाग्राम लेंथ के बारे में, कि डेटाग्राम लेंथ की जो फील्ड है ना उसके अंदर 16 बिट्स आते हैं। 16 बिट्स आते हैं ना, तो इसका मतलब एक थियोरेटिकल मैक्सिमम साइज़ होएगा आपका 65,536 बाइट्स का। जबकि 13 आपका जो फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट है ना वो सिर्फ और सिर्फ 13 बिट्स के ऊपर है। तो आप अगर एक पूरे इतनी बड़ी बॉडी के ऊपर ऑफसेट लगाना चाह रहे हो, आपके पास इतनी लंबी कोई लिस्ट जा रही है और आपके पास ऑफसेट की ऑप्शन ही इतनी है कि आप खाली इधर तक ही आगे जा सकते हो, और आगे
लाइक इतना इसका कोई साइज़ होएगा, आगे इतने के लिए आप ऑफसेट रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। तो ये मसला आ गया। इस मसले को हल करने के लिए ना, जो इनके बीच में डिफरेंस था 2 पावर 16 और 2 पावर 13 के अंदर, कितना डिफरेंस है 2 पावर 3 का, राइट? तो वो उससे डिवाइड कर देते हैं हम। तो इससे ये हम इसलिए कर रहे हैं, तो इसकी डेरिवेशन ये है। तो अभी तक हमने काफ़ी ज़्यादा नंबर्स की बात की है, तो आपने याद क्या करना है इसमें, क्या चीज़ काम की है। सबसे पहली बात, IPv4 के अंदर मैक्सिमम लेंथ जो हो सकती है वो 2 पावर 16 होगी, और उसकी वजह यह है क्योंकि आपके पास जो लेंथ की फील्ड है उसके अंदर I16 बिट नंबर सकता है, 17 बिट्स में आ जाएगा अगर आप इससे बड़ा डेटाग्राम का साइज़ रख लोगे, तो वो तो रिप्रेजेंट हो ही नहीं सकता ना। तो ये बात हो गई। उसके बाद आगे बात आती है फ्रैगमेंट ऑफसेट जो था वो 13 बिट्स का था। ये थोड़ा सा मसला आ रहा था कि जितना हमारा थियोरेटिकल मैक्सिमम साइज़ है और जितना हमारा नेविगेशन के लिए जितना कंट्रोल है कि मैं खाली इतना ही आगे जा सकता हूँ, जबकि आगे बहुत बड़ा हिस्सा पड़ा है जिसको मैं कभी ऑफसेट के अंदर लाइक आ ही नहीं सकता, इससे रेफर ही नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास है ही 13 बिट्स खेलने के लिए। तो इसीलिए ना हम इसकी जगह ये करते हैं कि लीस्ट सिग्निफिकेंट 13 बिट्स की जगह मोस्ट सिग्निफिकेंट 13 बिट्स को देख रहे होता है, इस तरह से समझ लो। तो ये हम कुछ कर रहे हैं, और ये वाली बात कि IP हेडर साइज 20 होता है, ये बस सब कुछ वैल्यूज याद रखने वाली है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर ये जो अभी हमने बात की है, ये जो मसला हमने बयान किया है जिसकी वजह से हमने ये डिवाइड किया था, ये कोई और मसला क्रिएट करेगा। अभी तक चलो एक बार फिर से बताता हूँ वरना डर जाओगे। लाइक फ्रैगमेंटेशन एग्जांपल यही थी कि एक वक्त में आप सारा नहीं भेज सकते, आप डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में बांट लेते हो, एंड दैट्स इट। अब उसके अंदर ऑफसेट कैलकुलेट करने के लिए हम इस बात में पढ़े थे, ये नंबर्स वाली बात पे, और उसका बस ये सिंपल सा फॉर्मूला डिवाइड बाई 8 करके आपने बस रखता है ना जितना डेटा भेजा। तो मैंने पहले 1480 डेटा भेजा था, तो 1480 डिवाइडेड बाई 8 इज़ 185। इसी तरह मैंने दूसरे वाले के अंदर दूसरे फ्रैगमेंट के अंदर फिर से 1480 भेजा था। तो जब मैं फ्रैगमेंट 3 भेज रहा हूँ ना, ये 3 होना चाहिए यहाँ पर, ओ भाई यहाँ पर, हाँ सही। जो फ्रैगमेंट 3 है हमारा, इसके अंदर अभी तक इसने 1480 मल्टीप्लाई बाई 2 बाइट्स भेज दिए मैं, तो इसको डिवाइड बाई 8 कर दो 370 आ जाता। इस तरह से ऑफसेट कैलकुलेट किया था। ये बस आपके काम की चीज़ है, ये बस थ्योरी थी कि इसके पीछे आया क्यों है। ये MCQ लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इन सवालों के लिए, मैथ वाले सवालों के लिए खाली इतना ही है कि बस ये फार्मूला ये है, ये लगाना है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, और ये थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अंदर ना डेटाग्राम है हमारा 400 बाइट्स का, और इस लिंक की मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है 155 बाइट्स। तो सबसे पहले वही करेंगे हम इस डेटाग्राम को, जो अच्छे खासे कपड़े बनाए थे कि यार मैं ये भेजूँगा, ये आपका डेटा था ना, आपने उसके ऊपर एक IP का हेडर चढ़ा दिया था कि चलो मैं इसको भेजता हूँ। भेजने पे आया तो आपको पता चला कि ओ भाई मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट से ऊपर चले गए हो आप। तो इस केस के अंदर आप वापस कपड़े उतारते हो, इसको छोटे से हिस्सों में बांटते हो, और फिर आप उन हिस्सों को कपड़े बना के भेजते हो कि यार ये लो आपके IP, ये आपका IP हेडर हो गया, ये आपका IP हेडर हो गया, एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये मैंने अभी मैंने बस वो IP का हेडर उतारा है। तो 380 बाइट्स एक्चुअल यूजफुल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने भेजनी है। तो मेरे पास मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है 155, और 20 उसमें से हर फ्रैगमेंट के अंदर लग जाएगा IP के हेडर पर। तो 155 माइनस 20 135 होता है। तो ईच टर्न में मैं 135 यूनिट्स ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ, और मैंने भेजनी कितनी है 380। तो मैं शुरू करता हूँ 380 से, मैं माइनस करता हूँ 135। पहली फ्रैगमेंट के बाद मेरे पास इतने रह गए जो मैंने अभी नहीं भेजे, दूसरी फ्रैगमेंट के बाद इतने रह गए जो नहीं भेजे। तो जब मैं तीसरी फ्रैगमेंट पे आऊँगा तो मैं एग्जैक्टली 110 बाइट्स इसलिए भेज रहा हूँ। सही है। अब जैसे हमने लास्ट टाइम किया था फ्रैगमेंटेशन, फ्लैग वगैरह, ऑफसेट वगैरह, इसका अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें मसला आ जाता है। इसके केस के अंदर ना ऑफसेट क्लीनली डिविजिबल बाय 8 नहीं है। तो अब क्या करेंगे?
अब हम ये करेंगे कि हम ऑब्वियसली रिप्रेजेंट, तो ऑफसेट का आपको पता ही है कि वो एक फाइनाइट साइज़ है और वो इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा है और उसके लिए है ही 13 बिट्स। आप पॉइंट्स में तो वैल्यू रिप्रेजेंट करने से रहे, तो आप ये करते हो कि आप इसका फ्लोर ले लेते हो और वो नया ऑफसेट बन जाता है। उसके अलावा अगर आपने फ्लोर लिया, इसका मतलब ये है कि आपने ना 8 मल्टीप्लाइड बाय 16 बाइट्स भेजे होंगे, तो ही इसका ऑफसेट ये होगा। तो इसीलिए हम एक्स्ट्रा डेटा भेजने की जगह 128 ही एक्स्ट्रा भेजता, मतलब ये किया मैं, एंड दैट्स इट, लिटरली यही है और कुछ नहीं है। और इस तरह से आप सारे रीएडजस्ट कर लेते हो, ऑफसेट सारे कैलकुलेट हो जाते हैं, और उसी तरह से फ्रैगमेंटेशन फ्लैग 110। अब मैथ ख़त्म हो गई है, अब बस थोड़ा सा रह गया, अब बस हल्की फुल्की थ्योरी रह गई जो लाइक शॉर्ट क्वेश्चंस में आती है। IPv6 डेटाग्राम फॉर्मेट है। यही था कि IPv4 के अंदर एड्रेसेस ख़त्म हो गए थे, तो हमने कहा कि चलो ठीक है यार, 32 बिट एड्रेसेस के साथ बड़ा खेल लिया, अब हम 128 बिट लॉन्ग एड्रेसेस चाहते हैं, क्योंकि डिवाइसेस ही इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, इतने ज़्यादा कंप्यूटर आ गए, इतने ज़्यादा फ़ोन आ गए हैं कि हर किसी को नेट चाहिए, तो इसीलिए हमें अपना IPv4 से IPv6 पे आना पड़ा। तो इसके अंदर ना काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं कि पहले IPv4 होता था, उसका हेडर ही ज़्यादा लंबा होता था। इसका हेडर जो है ना कांस्टेंट साइज़ का, ठीक है। उसके अलावा इसका जो हेडर है, इसके अंदर ऑब्वियसली वो जो ऑब्वियस बात है वो यही है कि इसके अंदर आप ज़्यादा बिट्स दे रहे हो सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेसेस को, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले जो बात है ट्रैफिक क्लास की, ये भूल जाओ, ये ना लाइक वो कैपिटलिस्ट वाली चीज़ें हैं कि यार इसने ज़्यादा पैसे दिए हुए हैं, इसको ज़्यादा अच्छी सर्विस देनी है वगैरह, उस तरह की चीज़ें। तो इस ये हमारे कोर्स से बाहर आ जाती है बात। फ्लो लेबल है। फ्लो लेबल भी एक बहुत पुअरली डिफाइंड चीज़ है जो बेसिकली ये बताती है कि अगर आप कहते हो ना कि यार ये पैकेट लाजमी फ़लानी जगह से होके आए, तो उसके लिए आप कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एम्बेड कर सकते हो जो दूसरे राउटर्स के लिए मीनिंगफुल हो, लेकिन इसके लिए कोई इतना वेल डिफाइंड बिहेवियर नहीं है। तो सीधा आते हैं इसके यूज़ केस पर। अब यूज़ केस तो पता ही है कि यार एड्रेसेस ज़्यादा करने हैं, लेकिन मसला ये है कि दुनिया के अंदर मिलियंस ऑफ राउटर्स लगे हैं जो IPv4 ही खाली हैंडल करते हैं। तो IPv6 के ऊपर आप ओवरनाइट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो आप एक हाइब्रिड सिस्टम में चल रहे हो जिसके अंदर कुछ IPv6 है, कुछ IPv4 है और कुछ दोनों है, ठीक है। और IPv6 वाले सिर्फ और सिर्फ ऐसे राउटर से बात कर सकते हैं जो IPv6 सपोर्ट कर सकते हैं। IPv4 सिर्फ उनसे बात कर रहे हैं जो IPv4 सपोर्ट कर सकते हैं। ये आपस में डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, इनको बीच में जोड़ने के लिए ना हाइब्रिड चाहिए हमें। तो हाइब्रिड टाइप राउटर्स लगा दिए गए दुनिया में ताकि IPv6 राउटर्स हम लगाना शुरू कर दें। तो अब अगर मैं कोई IPv6 का डेटा भेज रहा हूँ ना A से F पे, तो मसला ये आता है कि हो सकता है कोई पाथ एग्जिस्ट ही ना करता हो जिसके अंदर खाली IPv6 वाले चीज़ें हों। तो इस केस में ना मैं हाइब्रिड वालों को यूज़ करता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार आप ना बेसिकली ये IPv4 वाला जो रास्ता है ना, इसके अंदर ना एक IPv4 रैपर चढ़ा दो। तो बेसिकली अब ये हो रहा है कि मेरा डेटा यहाँ पे था, मैंने उसके ऊपर IPv6 का हेडर लगा दिया। अब मैं उसको कह रहा हूँ बी के ऊपर आके मैं कह रहा हूँ कि आप इसके ऊपर ना एक और हेडर लगा दो IPv4 का, और इसकी डेस्टिनेशन बना दो E, जो हाइब्रिड है। हाइब्रिड जो है ना वो खुद ही इसका IPv4 वाला उतार देगा और देखेगा कि अंदर IPv6 का डेटा पड़ा हुआ है, और वो उसकी डेस्टिनेशन जो यहाँ से है ना पढ़ के ना F तक पहुँचा देगा। इसको कहते हैं टनलिंग, और बस ये इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब आखिरी बस एक चीज़ रह गई है, वो है मिडल बॉक्सेस। उससे पहले ना हम थोड़ी सी बात करते हैं एंड टू एंड आर्ग्यूमेंट की। एंड टू एंड आर्ग्यूमेंट एक अर्ली इंटरनेट डेज़ के वक्त बात की जाती थी। वो ये थी कि अगर आप कोई चीज़ भेज रहे हो फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, रास्ता आप जोन सा मर्जी ले रहे हो, जितने मर्जी राउटर से आ रहे हो, सारी जो कम्प्लेक्सिटी है ना वो इधर होनी चाहिए, एंड्स पे होनी चाहिए। दरमियान जो है ना वो बिल्कुल मिनिमल होना चाहिए और उसका सिर्फ काम होना चाहिए आगे करना, और वो बेस्ट एफर्ट सर्विस होनी चाहिए। उसका मकसद ये है, उसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत फ्लेक्सिबल किस्म के नेटवर्क सपोर्ट कर सकता है। क्योंकि अभी हमने देखा है अगर हम TCP लगाएं
हम इस अनरिलायबल चैनल के थ्रू भी रिलायबल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और अगर हमारी रिक्वायरमेंट रिलायबिलिटी नहीं है तो हम यूडीपी जैसी चीज़ें भी ना ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हैं, तो ये हमें ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है। अगर हम सारी इंटेलिजेंस दरमियान में लगा देते हैं कि इसका काम है इंश्योर करना कि डेटा रिलायबली पहुँचे, तो यूडीपी जैसी चीज़ें एग्जिस्ट ही ना कर पाती, और जो रियल टाइम लाइव स्ट्रीमिंग है ना वो कभी भी ना हो पाती। ठीक है, तो अर्ली इंटरनेट डेज़ में जो एंड टू एंड आर्गूमेंट थी ना वो इसलिए बहुत अच्छी थी क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी आ रही थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना जद्दत आती गई, और ये जो दरमियान वाली चीज़ें थी ना ये एक्स्ट्रा फंक्शंस लाना शुरू हो गई। इसके अंदर कैश आ गई सबसे पहले, अच्छी चीज़ थी, कैश तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा और चीज़ें आना शुरू हो गई, मतलब मज़ीद कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रही यहाँ पे नेटवर्क के अंदर, और ये सारों के ना मल्टीपल फंक्शंस होना शुरू हो गए। पहले सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फिर से एस डी रेफरेंस मारी है मैंने, अच्छा खैर ये हो गया। तो मिडल बॉक्सेस बेसिकली ऐसे इंटरमीडिएटरी चीज़ें होती हैं पाथ के अंदर, ये ए से बी के, जिनके अंदर कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो, जो सिर्फ और सिर्फ आईपी राउटर्स का काम करने के अलावा भी कोई काम कर रहा है। तो उसके अंदर सबसे अच्छी एग्जांपल आ जाती है नेट की, ठीक है। उसके अलावा कैशेस हो गए, लोड बैलेंसेस हो गए, फायरवॉल्स हो गए, यही एग्जांपल्स आते हैं, ठीक है। और अब हम इसको इसलिए अडॉप्ट करते जा रहे हैं क्योंकि अब हमें इसको इस तरह से इस्तेमाल करना आ गया है कि हम ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें। तो अब जो दुनिया में करंटली इंटरनेट चल रहा है ना वो एक हाइब्रिड सीन है कि थोड़ा सा एंड टू एंड आर्गुमेंट वाला सीन है, थोड़ा सा मिडिल बॉक्सेस वाला सीन है। तो यही बस आपको पता होना चाहिए, और CN के अंदर सारा कुछ यही है।